हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास 12th रिवीजन सीरीज में। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं निहारिका लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपका अगला रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अगले दो टॉपिक्स, जिनका नाम है बच्चे द डीप वाटर एंड ऑन द फेस ऑफ इट। इन दोनों चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कई चैप्टर्स बच्चे इस तरीके से पिकअप करे हैं, जिस तरीके से कल हमने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और कीपिंग क्वाइट किया था, जिसमें सिमिलर थीम थी इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन की। बिल्कुल वैसे ही बच्चे हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं वो भी एक सिमिलर थीम के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है बच्चे इनसिक्योरिटीज। ठीक है, क्या है? इनसिक्योरिटीज। अब इनसिक्योरिटीज किस चीज की और क्या इनसिक्योरिटीज, उन दोनों को हाईलाइट करते हैं बच्चे ये दोनों चैप्टर्स, डीप वाटर और दूसरे का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो बच्चे डीप वाटर में हमारे पास एक बच्चा विलियम डगलस, जो अब तो काफी बड़े हो गए हैं, वो अपने बचपन की हमें स्टोरी सुनाते हैं और वो बताते हैं किस तरीके से उनके मन में पानी को लेकर एक डर था, क्या एक इनसिक्योरिटी थी अपने आप को लेकर कि मैं स्विम कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू स्विम और नॉट। एंड ऑन द अदर हैंड बच्चे हमारे पास है ऑन द फेस ऑफ इट में डेरिक। ठीक है, डेरिक जिसका शॉर्ट नेम है डेरी, और मिस्टर लैम्ब बच्चे। ठीक है, ये दोनों इंसान जो थे डीप वाटर में विलियम डगलस और ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी और मिस्टर लैम्ब, ये सब लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी ना किसी इनसिक्योरिटी से जूझ रहे थे, राइट। लेकिन दोनों स्टोरीज और दोनों सिचुएशंस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से विलियम डगलस और यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम्ब की हेल्प से अपने आप को इन इनसिक्योरिटीज के शैकल्स से बाहर निकालते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को लिबरेट करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को फ्री करते हैं टू लिव अ बेटर लाइफ, टू लिव अ लाइफ इन सच अ वे ताकि वो लोग किसी भी चीज की वजह से अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को अंडरमाइन ना करें। ठीक है, यानी वो लोग अपने जीने का तरीका किसी ना किसी चीज से अफेक्ट ना, किसी भी चीज से अफेक्ट ना होने दें और अपनी जिंदगी को खूब बढ़िया तरीके से जिए। उसके ऊपर बेस्ड बच्चे ये बहुत खूबसूरत से दो चैप्टर्स जो हमारी आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अब बच्चे कहने को तो ये रिवीजन सीरीज का नाम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के लिए ये 12th की सिर्फ रिवीजन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस रिवीजन एवरीबॉडी मस्ट नो कि ये रिवीजन आपको बहुत सारे अलग अलग बैचेस में मिल रही है, राइट। ये परिश्रम में भी है, ये आप लोगों के पास लक्ष्य में भी है, राइट। तो लक्ष्य वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों को अब पता है कि आप लोगों ने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो मैं चैप्टर्स बच्चे इस तरीके से करा रही हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये चीजें फुल फ्लेजेड हो जाए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इन चैप्टर्स को करने में। एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोगों के जो रिवीजन है, वो रिवीजन या पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और फॉर द लास्ट टाइम, ये चैप्टर ऐसे किया जाए ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, राइट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में बच्चे क्या किया था, हमने लास्ट क्लास के अंदर करे थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और कीपिंग क्वाइट। आज हम लोग करने वाले हैं डीप वाटर और ऑन द फेस ऑफ इट। सबसे पहले बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं द डीप वाटर, द चैप्टर दैट इज रिटन बाय विलियम डगलस, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा बच्चे, इनकी एक बुक है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। उस ऑफ मेन एंड माउंटेन में से ही बच्चे उन्होंने ये स्टोरी का एक्सट्रैक्ट हम लोग हमारे सिलेबस में डाला गया है। फ्रॉम मेन एंड माउंटेन्स में से ही बच्चे ये एक्सट्रैक्ट उठाया गया है, जिसके अंदर ये बताया था कि विलियम डगलस ने किस तरीके से अपने डर को ओवरकम किया, उनके रास्ते में क्या क्या ऐसी परेशानियां आई जिनको जूझ के या जिनको पार करके एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेसफुल हो गए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। हमारी स्टोरी की समरी बच्चे को जिस तरीके से है, देखिए हमारी डगलस की स्टोरी जो है बच्चे वो शुरू होती है एक मिस एडवेंचर के साथ। ठीक है, अब देखो डगलस के साथ होता क्या है, हमारा डगलस जो था बेचारा बड़ा ही परेशान बच्चा था। डगलस के साथ होता क्या है, डगलस के साथ होता है एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग। अब डगलस के साथ बच्चे ये मिस हैपनिंग क्यों होती है वो समझेंगे पहले, और उस मिस हैपनिंग के साथ समझेंगे पहले कि उसके साथ हुआ क्या और ये मिस हैपनिंग से पहले की स्टोरी थी क्या। देखो विलियम डगलस जो था ना बच्चे, वो एक नॉर्मल बच्चा हुआ करता था बाय द एज ऑफ 3 and 4। ठीक है, जब वो 3 से 4 साल के बीच में थे,
ठीक है, जब वो 3 से 4 ईयर के बीच में थे, तो उस समय पे वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया विजिट करते हैं। कहाँ विजिट करते हैं? कैलिफोर्निया विजिट करते हैं। और जब वो कैलिफोर्निया विजिट करते हैं तो वहां पर बच्चे जब वो ओशन में थे या सी में थे, जिसके अंदर भी वो अपने फादर के साथ खड़े थे, एक बहुत ओवर पावरिंग सी वेव आती है और उनको पानी के नीचे नॉकडाउन कर देती है। अब जैसे ही बच्चे वो पानी की वेव से नॉकडाउन होते हैं, तो वो 3-4 साल का बच्चा है जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। वो जो थी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ज्यादा डरने की वजह से ही वॉज ओवरकम, ठीक है, ही वॉज ओवरकम बाय, या आप लोग आंसर में लिख सकते हैं, बाय ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर। क्या हुआ था उनके साथ? क्योंकि पानी का जो फोर्स था बच्चे, उसकी फोर्स के नीचे वो फंस गए थे और उसकी वजह से वो काफी डर गए थे और डरने की वजह से ही जो थे उनके मन में पानी का एक डर बैठ गया। तो जैसे ही बच्चे वो पानी के ऊपर आते हैं तो वो चैन की सांस लेते हैं और व्हेन ही सीज कि उसके फादर जो हैं वो उसको देखकर लाफ कर रहे थे, वो जब देखता है कि फादर उसको देखकर हंस रहे हैं, ऑल्दो फादर हंसे होंगे उसके मूड को लाइट करने के लिए, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई, बिल्कुल वैसे ही उसके पेरेंट उस पे, फादर उस पे हंसे। लेकिन इस चीज की वजह से डगलस के दिमाग में एक डीप रूटेड फियर जो था वो सेट हो गया। क्या हो गया भैया? एक डीप रूटेड फियर जो था वो सेट हो गया। अब बच्चे बेसिकली फियर क्या है? फियर की डेफिनेशन अगर हम देखें बच्चे, तो व्हाट इज फियर? फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ठीक है, आप लोग याद रखना कि अगर आपको कभी मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में थोड़ी, तो फियर कुछ नहीं है, फियर है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कुछ भी ऐसी चीज जो आपने अपने मन में बनाई है लेकिन अब आप मान रहे हैं कि वो असली में हो रहा है, तो यू विल स्टार्ट टू फियर इट, आप उस चीज से डरने लग जाएंगे। बट देयर इज नथिंग टू फियर हियर बिकॉज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज फियर। अब हुआ क्या? डगलस ने डिसाइड किया कि यार अब पानी का डर तो बैठ गया है, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब वो 10-11 साल के थे तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग को सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे एंड ये लर्न हाउ टू स्विम, और पानी में कैसे तैरा जाता है। अब स्विमिंग लर्न करने के लिए उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया कि वो क्या करे। उनके पास बचे 2 ऑप्शन थे। एक उनके पास ऑप्शन था YMCA पूल और दूसरा बचे ऑप्शन था उनके पास याकीमा रिवर। ठीक है, उनके पास 2 ऑप्शन थे पानी में जाने के लिए और तैरने के लिए, YMCA पूल और याकीमा रिवर। अब याकीमा रिवर जो है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है कि वो बहुत ही ट्रेचरस है, वो बहुत ही डेंजरस है और उसमें आए दिन आप लोगों को ड्राउनिंग इंसिडेंट्स सुनाई देते रहते थे। ठीक है, कभी कोई डूब गया उस रिवर में, कभी कोई डूब गया, और उसका जो फ्लो था वो बहुत ज्यादा फास्ट था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो आइडियल हुआ नहीं। YMCA पूल बचे, इसके अंदर ग्रेजुअल स्लोप था। ये पानी एक तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, ठीक है, इसमें ग्रेजुअल स्लोप था, यानी जो पूल है वो ऐसा नहीं बना हुआ था, ऐसा पूल नहीं था, वो पूल ऐसा कुछ था, मतलब इस तरीके से धीरे धीरे गहरा 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 होता जाता। ठीक है, इट वॉज 3 फीट डीप। कहाँ पे कितना था ये 3 फीट डीप था बच्चे एट शैलो एंड। ठीक है, 3 फीट डीप था ये शैलो एंड के ऊपर और 9 फीट डीप था ये, 9 फीट डीप एट अदर एंड। ठीक है, और ये जो था ना बच्चे, ये एक सेफ एनवायरनमेंट था, एक सेफ सिचुएशन थी यहाँ पर डगलस के लिए तैरने को, तो इसीलिए डगलस ने YMCA पूल को चूज किया कि भैया YMCA पूल जो है वो बेटर है तैरने के लिए, तो मैं YMCA पूल में जाता हूँ। अभी YMCA पूल में गए हुए उसे 2-3 दिन हुए ही थे कि डगलस के साथ एक और मिस एडवेंचर हो जाता है। अभी 2-3 साल की एज में पहला मिस एडवेंचर हुआ जिसके अंदर वो पानी में डूब जाते हैं पहली बारी, और अब एक वापस से मिस एडवेंचर होता है बच्चे इसी स्विमिंग पूल में, ये YMCA स्विमिंग पूल में। जब ये जाते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल अकेले थे, हर जगह पर एक बड़ा ही ईरी सा साइलेंस था, यानी एक बहुत ही स्ट्रेंज सा साइलेंस था, एंड एवरीबॉडी वाज रियली देयर वाज नोबडी प्रेजेंट देयर एंड डगलस वाज क्वाइट स्केयर्ड। पानी बिल्कुल स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं है पानी में, वो बिल्कुल ऐसा सन्नाटा था जैसे तूफान से आने के पहले का सन्नाटा हो। अब क्योंकि ही रियलाइज कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो उसने सोचा कि यार मेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं पानी में अकेले जंप कर लूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूल के साइड में बैठ जाता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि जब बाकी लोग आएंगे तब मैं पानी में चला जाऊंगा।
उतने में बच्चे एक 18 साल का लड़का वहां पर आ जाता है। अब ये लड़के के बारे में अपीयरेंस पता होना बच्चे बहुत जरूरी है। उसकी काफी हेयरी सी चेस्ट थी, बल्जिंग मसल्स थे, रिपलिंग मसल्स थे, और बुक में लिखा गया है बच्चे बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ठीक है, बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय मतलब ऐसे एक बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा सा लड़का जो है वो आ जाता है। और उसकी फिजिक जो थी वैसे तो वो बहुत इंप्रेसिव थी, तो देखा जाए तो शक्ल का तो वो बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन अकल का ढेला उसमें कुछ नहीं था। बिकॉज यहाँ पर वो आता है और डगलस को आकर बोलता है हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड स्किनी, और उसको ऐसे मजे मजे में उठाता है और उसको पानी में फेंक देता है। और कहाँ पर फेंकता है बच्चे? ही हर्ल्स हिम इन द डीप साइड ऑफ द पूल। और उसको कहाँ पे गिराता है? पूल की डीप साइड के अंदर गिराता है, यानी उसको 9 फीट वाली जगह पर गिराता है। अब डगलस जिसको तैरना नहीं आता वो इस पानी में जाकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में बताते हैं कि वो डर तो जाता है लेकिन ही वाज स्टिल नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। तो लाइन लिखी जाती है दैट ही वाज स्केयर्ड बट स्टिल नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, कि वो डरा हुआ था लेकिन अभी उसके होश नहीं उड़े थे। डगलस जैसे ही पानी में गिरता है, आप ये कह सकते हो कि उसका दिमाग जो है बच्चे वो उस टाइम पर क्राइसिस मैनेजमेंट करने लगता है, और उसका दिमाग जो है वो प्लान करने लगता है बेसिकली डगलस कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालेगा। तो डगलस ने इस क्राइसिस को मैनेज करने के बारे में सोचा। जब वो पानी में गिरा उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं बॉटम ऑफ द पूल में जाऊंगा, एकदम से अपने पैरों को ऐसे ऊपर करूंगा और धीरे जैसे भी है अपनी स्पीड से पानी में ऊपर आ जाऊंगा, फिर आई विल ले फ्लैट ऑन द वाटर और उसके बाद मैं पैडल कर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गिरता है उस समय उसको रियलाइज होता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ही गोज टू द बॉटम ऑफ द पूल, ही इज फ्राइटेंड बट अलर्ट। वो डरा हुआ है लेकिन अभी अलर्ट है, वो ओपन माइंडेड है। ही हैज डिसाइडेड कि उसे अपना क्राइसिस कैसे मैनेज करना है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को अपवर्ड पुश करेगा जैसे ही वो बॉटम को हिट करेगा। उसके बाद वो बैक ऐसे ऐसे करके लेट जाएगा पानी के ऊपर ताकि वो वापस से नीचे ना जाए। और जब सब कुछ हैंडल नॉर्मली हो जाएगा तो उसके बाद वो पैडल करके पानी के कोने तक चला जाएगा और अपने आप को बचा लेगा। लेकिन जब वो पानी में जाता है बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग फॉल। उसको 9 फीट फील्स लाइक 90। वो कहता है कि मुझे 9 फीट जो थे वो मुझे 90 फीट जैसे लगने लगे। 9 फीट अपीयर लाइक 90 फीट। एक्यूट अनईजीनेस। अब उसका सर जो है वो एकदम से उसके जो हेडेक, उसको हेडेक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कट गई तो सबसे पहले सर में थ्रॉबिंग होनी शुरू हो गई, सर दर्द होना शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे लंग्स बर्स्ट कर जाएंगे और दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। ये पहला केस चल रहा है बच्चे। अब जब वो बॉटम के ऊपर पहुंचता है, जब वो बॉटम में पहुंचता है तो डगलस हिट्स द बॉटम। अब पहली बारी डगलस जो है वो बॉटम को हिट कर जाता है। अब वो पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करता है कि मैं वापस ऊपर की तरफ आऊंगा, टू हीव्स अप कॉन्ट्ररी ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्प्रिंगिंग टू द सरफेस। उसको लगा कि वो पानी में ऐसे करेगा तो एकदम ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी जगह वो बहुत ही स्लोली ऊपर आने लगता है। अब ऑब्वियसली उसको सांस आ नहीं रही, तो डेस्परेट फॉर सर्वाइवल ही ट्राइज टू क्लच अ रोप। अब अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसे पानी में कुछ रोप पकड़ने की कोशिश करता है कि उसके हाथ में कुछ कुछ रोप ही आ जाए, कुछ पकड़ ले, वो अपने आप को बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है वो। ओनली वाटर रन्स थ्रू द फिंगर एंड ही फील्स सफोकेटेड दो आईज एंड नोज आउट ऑफ द वाटर। अब क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ पहुंचता है तो उतने में सबसे पहली बारी उसकी आंख और नाक ऊपर आती है और उसको लगता है कि शायद उसका मुंह भी बाहर आ गया। तो उसने एकदम से ऊपर आके सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सांस ली ही डिड नॉट रियलाइज कि उसका मुंह तो अभी भी यहां से पानी में था। एंड ही चोक्ड ऑन वाटर एंड उसको एकदम से खांसी आने लगती। खांसी की ऑब्वियसली आई जाएगी तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाती है और वो वापस बाहर आने की जगह उस फ्रैंटिक कंडीशन में वापस सेकेंड टाइम नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, माउथ वॉज स्टिल इनसाइड, वाटर वॉज स्वॉलोड, और उसके बाद ही स्टार्ट्स फॉर द सेकेंड टाइम टू गो डाउन। और इस तरीके से वो दूसरी बारी नीचे जाने लगता है। आप लोग बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर उसको एक येलो टिंज ऑफ वाटर दिख रहा था, येलो टिंज इन वाटर। उसे पानी के अंदर एक येलो टिंज, एक येलोनेस से दिख रही थी जो उसे गंदी लग रही थी देखने के अंदर। और अब वो बताता है जब वो दूसरी बार जाने लगा तो वो कहता है कि मेरी लेग्स जो थी वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी लेग्स जो है वो पैरालाइज्ड हो गई हैं, क्योंकि मैं इतना थक गया था कि मेरे से कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही थी। He says, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इररेजिस्टिबल, एक अनकंट्रोलेबल फोर्स है
ठीक है, वो कहता है कि मुझे एक अनकंट्रोलेबल सी फोर्स फील हो रही थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी, और वो कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था लाइक इन अ नाइटमेयर। ठीक है, वो कहता है बिल्कुल ऐसे कि जिस तरीके से गंदे सपने के अंदर आपको कोई चीज अपनी तरफ खींचती है और आपको आंखें नहीं खोलने देती, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आने देती। इसे मुझे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा, और मैंने वापस से ऐसा सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे वापस से वो सेकेंड टाइम नीचे की तरफ आने लगा। He was having desperate screaming, चिल्ला रहा है कि भैया कोई बचा लो, कोई बचा लो, लेकिन none other than water was able to listen his voice. He lost in water a futile struggle, और उसके बाद it was a useless struggle। ठीक है, वो बिल्कुल useless हो गई थी उसकी struggle, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। He struggles dizziness with aching lungs, अब lungs में दर्द हो रहा है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा except throbbing head। अब सर में बस एक टक 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 बज रही है, तो बेसिकली अब उसकी सप्लाई कम हो रही है ऑक्सीजन की और ज्यादा। एंड नाउ द ओनली थिंग इज एबल टू हियर इज हिज हार्ट बीट। अब सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, वो भी दिल से नहीं, सर से, टक 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 टक, और बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा है। लेकिन वापस से उसके दिमाग में अभी भी ये प्लान था कि जैसे ही वो पानी में बॉटम टच करेगा, वो वापस से स्प्रिंग करेगा ऊपर अपने आप को बचाने के लिए। एंड देन केम द टच ऑफ हिज लाइफ, और वो कोशिश करता है वापस से ऊपर आने को, लेकिन नहीं हो पाता। He was terrified out of his wits। अब ये वो टाइम था जब उसकी एकदम हालत टाइट हो गई थी, अब वो बिल्कुल डर चुका था। Water was all around, he was going down endlessly, और उसको ये लग रहा था कि मैं नीचे जाया ही जा रहा हूँ। He was seized by terror, और वो कहता है कि ये वो समय था जब मैंने वो स्टार्क टेरर महसूस किया कि अब तो मैं नहीं बच सकता। तो he says ये मेरे साथ वो सिचुएशन थी जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो मैं चिल्ला भी नहीं पाऊंगा। I do not even have the courage to shout for myself, I cannot protect myself। एब्सोल्युटली इनकैपेसिटेटेड, उसको बिल्कुल ये लग रहा था कि आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड देन द थंपिंग ऑफ हार्ट एंड पाउंडिंग ऑफ हेड वर द ओनली साइन इन हिम, जो उसे बता रहे थे कि वो जिंदा है। अब वापस से जब वो बॉटम हिट करता है बच्चे, तो एक और फ्यूटाइल एफर्ट वो करता है, लेकिन इस टाइम हिज माइंड इज नाउ कंप्लीटली क्लाउडेड विद फियर। अब वो वापस से पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके ट्राई करता है, लेकिन द सक्सेस इवेड्स, यानी डजंट सक्सीड। ठीक है, ही डजंट सक्सीड। इस टाइम पर भी वो नहीं अपने आप को बाहर निकाल पाता, एंड वापस से वो मोमेंटरली टेम्पररी पानी से बाहर आता है, और उसके बाद वापस से थर्ड टाइम नीचे की तरफ जाने लगता है। जैसे उसका पैर सेकंड टाइम बॉटम पे हिट करता है, वो फिर कोशिश करता है कि वो ऊपर आ सके, लेकिन उसके साथ इस बार भी कुछ नहीं हो पाता, और वो सेकेंड टाइम भी ऊपर नहीं आ पाता। मतलब सेम उसने वही एफर्ट किया जो उसने फर्स्ट टाइम पे किया था। अब जब बच्चे तीसरी बारी आती है ना, तो तीसरी बारी आते तक आप देखो कि उसकी जो बॉडी थी वो गिव अप कर चुकी है। ठीक है, बॉडी गिव अप, उसकी बॉडी जो है वो पूरे तरीके से हार मान चुकी है। अब डगलस क्या करे? तो अब उसके बाद जब वो तीसरी बार नीचे जाता है ना, ही कंप्लीटली गिव अप। उसने बोला कि देखो अब इस बार मेरे से कोई एफर्ट नहीं होगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट मेक अ सिंगल एफर्ट, नथिंग कैन हैपन। तो अब इसके बाद तीसरी बारी उससे कोई भी एफर्ट जो है वो नहीं होता। अब क्या होता है, जैसे वो नीचे नीचे की तरफ जाने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ठीक है, स्लोली द डिजीनेस ओवरटुक हिम, ओवरटुक बाय डिजीनेस। इस बार वो डिजीनेस जो है बच्चे, उसने उसको बिल्कुल ऐसा उसके दिमाग को क्लाउड कर दिया है, कवर कर लिया है। अब द ओनली थिंग ही वाज एबल टू फील वर द रेस्क्यूइंग आर्म्स। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो ही इज देयर इन हिज मदर्स आर्म्स। अब उसको ऐसा लग रहा है कि समबडी इज होल्डिंग हिम, एंड ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी लिम्प हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे पानी के अंदर फ्री फ्लो में गिर रहा है। ठीक है, डगलस नाउ गिव्स अप ऑल द एफर्ट्स, सरेंडर्स टू द रेस्क्यूइंग आर्म्स। अब उसको मन ही मन जो लग रहा था कि उसकी मदर की जो आर्म है वो उसे बचा लेंगी या वो मर जाएगा, तो ही हैज गिवन अप। ही सेज कि अब मुझे पता है कि आई विल नॉट सर्वाइव। नाउ देवर फियर, पैनिक एंड एंग्जाइटी ऑल वर फॉरगॉटन। वो एकदम से शांत हो गया। इट वाज एज इफ कि उसने एफर्ट्स करने ही छोड़ दिए। इट वाज टोटल रिलैक्सेशन। और वो ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था, आई पासेस इनटू ऑब्लिवियन। बेसिकली आप कहते हो कि डेविएटेड फ्रॉम रियलिटी। ही सेज मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं अपनी रियलिटी से दूर हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ से दूर हो चुका हूँ और अलग हो गया हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माई कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी जिंदगी के कर्टेन्स जो हैं वो गिर चुके हैं।
एंड नाउ आई कैन नॉट बी सेव्ड, अब मैं नहीं बचाया जा सकता, अब मुझे कोई चाह कर भी नहीं बचा सकता, नथिंग कुड नाउ गो इन माई फेवर, आई कैन नॉट बी सेव्ड नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद ही सेज कि द कर्टन ऑफ लाइफ फेल एंड आई लॉस्ट इट कम्प्लीटली। ही सेज द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर वॉज कि आई वॉज कॉन्शियस अगेन एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द पूल। अब वो कहता है कि मैंने देखा, मेरी जब आंखें खुली मैं पूल के साइड में हूँ एंड आई वॉज वॉमिटिंग आउट माई गट्स, मैं उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहा हूँ। और वो जो बिग बुली वहाँ पर खड़ा है, जब लोग उसको डांट रहे कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो बड़ा ही घटिया से एक्सक्यूज बोलता है कि आई वॉज ओनली फूलिंग। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ मजे करने आया था, तो ये मेरे से गलती से हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसकी वजह से डगलस जस्ट ऑलमोस्ट मौत के मुंह से वापस आया है। सो समटाइम्स पीपल हु लुक वेरी स्मार्ट आर नॉट वेरी स्मार्ट मेंटली, बिकॉज वैसी टुच्ची हरकतें कर देते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट्स ये थे बच्चे उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के कि डगलस जो था वो बहुत वीक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा था। अगले घर जाने तक वो कुछ दिनों तक वो ढंग से कुछ खा भी नहीं पाया, क्योंकि वो एक वो अनईजीनेस थी उसके मन के अंदर। और रात को वो पानी का सपना, वो मोमेंट्स जो थे, वो नज़र जो वो सपने जब उसको आते थे, जब वो फ्लैशबैक्स आते थे रात को, तो उसको नींद नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। अगर वो हल्का सा भी टायर्ड हो जाए, अगर वो हल्की सी भी ज़्यादा मेहनत कर लेता था, तो उसकी बॉडी जो थी वो अलर्ट मोड में चली जाती थी, पैनिक मोड में चली जाती थी एंड ही यूज्ड टू फील वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ इट। अब ही यूज्ड टू फील वॉबली इन नीज, मतलब आप ये कह सकते हो कि उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई थी कि उसको अपने पैरों में भी उससे खड़ा नहीं हुआ जाता था। ही यूज्ड टू फील रियली स्केयर्ड टू इवन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड ही वाज सिक टू हिज स्टमक। और हालात उसके बहुत टाइट कि मतलब उससे कुछ हो ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसको एक फोबिया ऑफ वाटर डेवलप हो जाता है, नॉट ऑफ एक्चुअली स्विमिंग बट एक्चुअली ऑफ वाटर बॉडीज, एंड ही डिसाइडेड कि भैया आई कैन नॉट स्विम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ही रियलाइज कि पानी के बिना आप काम नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारी जिंदगी में मौके आएंगे जब आपको अपने डर को निकालना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अपनी जिंदगी इंजॉय करो। तो जब जिंदगी इंजॉय करनी है तो उसके लिए पानी का डर दिमाग में नहीं होगा, तभी तो कर पाओगे। और उसके बाद उन्होंने कभी भी पूल में जाकर ट्राई नहीं किया और उन्होंने सारी वाटर बॉडीज अवॉइड कर दी। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ना तो वो फिशिंग कर पा रहे हैं, ना वो कैंपिंग कर पा रहे हैं, उन्हें रियलाइज हुआ जब वो कोई वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट नहीं कर पा रहे जो उनके आसपास के लोग करते हैं, तो वो जो एक जील ऑफ एडवेंचर थी वो उनके मन में वापस जागती है। रियलाइज किया यार आई कैन नॉट जस्ट लीव स्विमिंग, ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता, बिकॉज आई लिव इन सच अ प्लेस, आई लिव इन सच अ एरिया जहाँ पर बिना स्विमिंग के मेरा काम नहीं चलेगा। मतलब आई नीड टू लर्न सम वाटर स्पोर्ट्स, तो ऐसे मेरा काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ही हैज़ टू लर्न स्विमिंग। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डर को मिटाने के लिए, अपने डर को डिफीट करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया कि अब भैया मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा अपने पास जो मुझे समझाएगा, सिखाएगा। ये उन्होंने किया था बच्चे अक्टूबर में, ताकि वो उन्हें स्विमिंग सिखा सके। तो बेसिकली ये स्विमिंग पूल में गए और वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक रोप अटैच कर दी विद अ बेल्ट, जो डगलस अपनी कमर पे पहनते थे। वो रोप थी बच्चे, वो एक पुली से, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, पुली से अटैच्ड थी, जो एक ओवरहेड केबल से जाती थी। और वो केबल जो थी उसका एक सपोर्ट डगलस के कमर पे लगा होता था, एक हार्नेस, और एक उनके इंस्ट्रक्टर के हाथ में लगा होता था। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, जब उस रोप के ऊपर अपना वेट धीरे धीरे छोड़ते तो डगलस पानी में जाता, और जब वो उसे टाइट करते तो डगलस पानी से ऊपर आता। तो इस तरीके से उन्होंने डगलस के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दिया। उन्होंने डगलस के लिए एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां पर वो डगलस को स्विमिंग अपने तरीके से सिखा सकेंगे। देखो अब कहानी ये थी कि मान लो ये पूल का कोना है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है। तो इधर आप मानो कि इधर एक इंस्ट्रक्टर जो है वो खड़ा है, ये इंस्ट्रक्टर है आपका, ये इंस्ट्रक्टर खड़ा है। इंस्ट्रक्टर के हाथ में बच्चे एक रोप है। ये रोप ना यहाँ पे एक पुली था, ठीक है, एक पुली था और पुली से एक केबल थी, और इधर आप लोगों का डगलस था, ठीक है, इधर आप लोगों का डगलस था और डगलस के कमर पे ये रोप बंधी होती थी। तो अब आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता था, इंस्ट्रक्टर जो था वो यहाँ से रोप को टाइट करता तो डगलस पानी में ऊपर जाता, वो डगलस की रोप को धीरे करता, डगलस पानी के नीचे जाता। इस तरीके से उन्होंने डगलस के मन से पानी में जाना, पानी में बाहर आना, पानी में जाना, पानी से बाहर आने से इनका डर कम करने की कोशिश करी। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये साथ में इसको बेटा सिखाते हैं कि टू क्या कहते हैं उसे, यार क्या कहते हैं उसको, हाँ,
कि गो इन वाटर, पानी के अंदर जाओ, अपना हेड को डिप करो, अपना हेड डिप करो, डक करो, एक्चुअली डिप नहीं, डक करो, हेड डक करो, पानी में नीचे जाओ और एक्सहेल करो, ठीक है, कम अप एंड इनहेल, ठीक है, ऊपर आओ और इनहेल करो। तो इसको करने से क्या होगा, आप नीचे जाओगे, एक्सहेल करोगे, ऊपर आओगे, इनहेल करोगे, आपको वाटर एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, आप पानी में भी सांस ले पाओगे। ऐसा नहीं कि पानी के नीचे सांस ले पाओगे, लेकिन यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ। उसके बाद उन्हें पैडल करना सिखाया इन दी कॉर्नर, पैडलिंग इन दी कॉर्नर, कॉर्नर में उनको टिका के पैडल करना सिखाया ताकि वो एटलीस्ट बेसिक तो तैरना सीख ही जाए। क्या कहते हैं, पैडल करने के बाद जब उन्हें और आगे प्रैक्टिस कराया गया तो बच्चे उन्होंने क्रॉल स्ट्रोक सिखाया गया, ठीक है, उन्हें साइड स्ट्रोक सिखाया गया और उन्हें ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया गया। तो बेसिकली उन्हें ये तीनों स्ट्रोक सिखाए गए। ये अलग अलग वेज होते हैं बच्चे तैरने के, बटरफ्लाई स्ट्रोक भी होता है। तो इस तरीके से उन्हें अलग अलग स्ट्रोक सिखाए गए तैरने के, सिखाया गया कि तुम कैसे तैर सकते हो। तो टोटल बच्चे आपको याद रखना है कि ये प्रैक्टिस अक्टूबर से अप्रैल तक चली थी, ठीक है। ये चलती थी बच्चे 5 days अ वीक, 5 दिन 1 घंटे हफ्ते में, 1 hour अ डे, ठीक है, 1 घंटा 1 दिन ये प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने अक्टूबर से अप्रैल तक इंस्ट्रक्टर को अपने साथ रखा, रिलेंटलेस प्रैक्टिस करी, बिना थके प्रैक्टिस करी और फाइनली इनका डर जो था वो कम होने लगा। और इन्होंने ये एफर्ट्स जो थे ये तब तक किए जब तक ये अपने मन से पानी के डर को निकालना चाहते थे। आफ्टर 3 months ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स विद द इंस्ट्रक्टर, उसके बाद उनके मन से धीरे धीरे डर जो था वो कम होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने उन्हें एक्सहेलिंग और इनहेलिंग सिखाई वाइल स्विमिंग। फॉर वीक्स ही मेड टू किक विद हिज लेग्स, इनिशियली द लेग्स वर स्टिफ बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स एंड ही कुड कमांड देम। तो धीरे धीरे अब उनको पैडल करना सिखाया। फाइनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल उन्हें क्लीन चिट दे दी भैया इंस्ट्रक्टर ने कि अब तुम रेडी हो बिल्कुल तैरने के लिए, तुम तैर सकते हो। लेकिन डगलस अभी भी ये कहते हैं कि अब डगलस डाइव कर सकते थे, स्विम कर सकते थे अक्रॉस द पूल एंड ही वाज रिलीव्ड एंड द इंस्ट्रक्टर वाज रिलीव्ड, बेसिकली उन्हें भेज दिया गया। लेकिन डगलस ये कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट। डगलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया था लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद आप लोग याद रखेंगे बच्चे, अप्रैल से जुलाई तक हमारे डगलस जो थे उन्होंने अकेले प्रैक्टिस करी और फाइनली जुलाई में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, एक बार अब मैं आउट एनवायरनमेंट में जाऊंगा ताकि मैं अपने डर को पानी के डर को अपने मन से निकाल सकूं। तो डगलस अगेन ट्राइड स्विमिंग व्हाइल अलोन इन द पूल, स्टिल कंटिन्यूड टू एक्सपेरिमेंट इन लेक वेंटवर्थ। पहली बार वो बाहर गए लेक वेंटवर्थ के अंदर अपने सारे डर को मिटाने के लिए एंड यहाँ पर इन्होंने अपने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब लगाए। अब इट वॉज येट अनदर टेस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ही वेंट टू वार्म लेक। अब यहाँ पर लेक वेंटवर्थ के बाद वो जाते हैं वार्म लेक अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या मैं यहाँ पर तैर सकता हूँ। He dived and swam across the lake back from the other shore. Experiment was conducted successfully. ये experiment भी वो successfully conduct कर लेते हैं। The fear of water was conquered. एक larger meaning of drown from the experience of death is full of peace. Okay. अब वो कहते हैं कि उसके बाद वो कॉनराड मीडोज पर गए, कॉनराड ग्लेशियर पर गए and finally he was able to overcome his fear of water. और finally बच्चे जब उनके मन से उनका पानी का डर निकल जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये ड्राउनिंग एक्सपीरियंस जो था इसका उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा डीप लास्टिंग इम्पैक्ट था। दिस पेज वाज रिपीटेड सो वी वोंट बी डूइंग दिस। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे डगलस के एक्सपीरियंस से हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि डगलस कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोग ये लिख लेंगे बच्चे, वो कॉनराड ग्लेशियर्स जाते हैं, ठीक है, वो कॉनराड मीडोज जाते हैं, ठीक है, वो कॉनराड मीडोज जाते हैं, वो स्टैम्पैक्ट आइलैंड जाते हैं, ठीक है, और फाइनली वो मियाड ग्लेशियर जाते हैं। और जब वो यहाँ पर चले जाते हैं पानी में तैर लेते हैं, इट वॉज ओनली वंस इन द लेक, वार्म लेक, जब उनके मन में डर वापस आता है। एक बार कंफर्म करना बुक से वेदर इट इज वार्म लेक और वेंटवर्थ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई विल कंफर्म इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, या एक बार इफ आई हैव टाइम आई कंफर्म इट नाउ ऑल्सो। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर उनके मन में डर वापस आता है। इट वॉज वेदर लेक वेंटवर्थ और वार्म लेक, जहाँ पर उनके मन में वापस से जब वो पानी के नीचे देखते हैं तो ही वॉज एबल टू सी एंडलेस सी, और वो एंडलेस सी देखकर उनके मन में फिर एक बार डर जगता है कि व्हाट विल हैपन हियर, अब मैं क्या करूँगा अगर मैं यहाँ फंस गया तो।
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही सॉ अंडर द वाटर, तो उन्होंने अपने आप को बोला, हे मिस्टर टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी है, नॉट नाउ, मतलब यू नॉट बी एबल टू डू दिस टाइम। और ही सेज की, और उसके बाद अपने डर को बोलकर, हे मिस्टर टेरर बोलकर वो वहां से चले जाते हैं कि नॉट नाउ, अब तो मुझे नहीं डरा सकते, नाउ दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अपने मन से वो मिस्टर टेरर के डर जो था उसको भी निकाल देते हैं, और इस तरीके से ही हैज कंप्लीटली ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। अब स्टोरी के एंड आते आधे तक बचे, डगलस ने एक लाइन बोली थी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हमारे डगलस जो हैं बच्चे वो एक लाइन पर फोकस करते हैं। डगलस ये कहते हैं कि मैंने रूजवेल्ट ने जो कहा है वो भी बिल्कुल सही है। रूजवेल्ट हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे यूएसए के। वो कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो वो कहते हैं कि मेरे को रूजवेल्ट की बात से भी एक चीज समझ में आती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। ठीक है, योर बिगेस्ट एनिमी इज यू। ठीक है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है। हम कहते हैं ना कि इंसान का दुश्मन इंसान है, तो इसके अंदर खुद का एक वर्ड भी डाल दो कि इंसान का दुश्मन इंसान खुद है। अब वो कैसे? बिकॉज इट इज योर फियर दैट इज कंट्रोलिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग गुड। इट इज योर फियर दैट इज नॉट अलाउइंग यू टू कम आउट ऑफ द फियर ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग का ही डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इफ यू गोइंग टू कॉन्कर योर फियर, इफ यू गोइंग टू कॉन्कर योर ब्रेन कि नहीं भाई मुझे नहीं डरना है, अगर आप अपने दिमाग के मिस्टर टेरर को भी हटा दोगे तो you will also not be scared, and if you will also not be scared then obviously you can do good for your own life। तो रूजवेल्ट की लाइन बिल्कुल सही है कि all you have to fear is the fear itself, तो fear itself। अगर डरना है तो खुद से डरो। और डगलस एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि डेथ को इतना क्लोज देखने के बाद मेरे मन में जो एक zeal to live है, क्या है भैया? वो कहते हैं कि मेरे मन में जो zeal to live है, जो जीने की इच्छा है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। and I actually wish to live more, he says, because there is one thing that I realized, there is a fear, there is terror in the fear of death, terror in fear of death। वो कहते हैं जो खतरा है ना, जो डर है, जो वो दहशत है, वो मरने के डर से है। ठीक है, वो मरने के डर से है। डेथ इज पीसफुल, ही सेज, मौत जो है ना वो बहुत पीसफुल है। जो टेरर आपके दिमाग में है ना वो डर है, वो जो दहशत, टेरर इज दहशत, तो जो दहशत है ना आपके दिमाग में वो मरने का डर की है कि आप मर जाएंगे। क्योंकि जब आप मर जाएंगे तो डेथ तो बहुत पीसफुल है, एंड डेथ देयर इज पीस। इसे जो इंसान डरता है वो मरने से डरता है, क्योंकि मौत के बाद तो उसे कुछ फील होना वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली वो लास्ट में यही बोलते हैं कि मेरे साथ जो इतना नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसने मेरे जीने की इच्छा को मेरे मन में और ज्यादा बढ़ा दिया, और मैं अपनी जिंदगी और खुश तरीके से जीना चाहूंगा। अब यहां पर बचे, दिस इज अ रिपीटेड पेज, सो वी कैन इग्नोर दिस वन। My breath was gone, I was frightened, father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves। तो बच्चे ये वो पहला इंसिडेंट है जब वो बताते हैं कि पापा तो डरे नहीं लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया। My introduction to YMCA pool revived the unpleasant memories। और वो कहते हैं सबसे पहली बार जब मैं YMCA pool गया तो मेरे दिमाग में वो सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज जो थी वो रिवाइव हो जाती है। मुझे सब कुछ याद आ जाता है जो मैंने वहां पर महसूस किया था, या वो सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस करी थी। तो वो कहते हैं कि जब मेरे दिमाग में वो सारे एक्सपीरियंस रिवाइव हो जाते हैं तो मुझे उन रिविजन, अच्छा सा पेन देखा था मैंने यार, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नॉट एबल टू फॉर्म दैट, दिस वन लेते हैं चलो। इसे लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो दिमाग में वापस आ गई हैं, और मेरे मन में जो चाइल्डहुड फियर थे, जो बचपन में पानी का डर था, वो सब वापस आ गया है। बट आफ्टर लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। मैंने थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडल करना शुरू किया, बाकी बॉयज़ को देखा और ट्राइड बाय एपिंग देम, उनको कॉपी करने की कोशिश करी कि मैं उनको देख कर ही सीख जाऊँ। आई डिड दिस व्हेन आई वाज 2-3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड आई वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन दी वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। वो कहते हैं बस मैं पानी के साथ फेमिलियर हो ही रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। तो बच्चे क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द ऑथर्स फादर लाफ टू मॉक हिज सन्स इनएबिलिटी टू स्विम। तो नहीं बच्चे, यहाँ पर पापा ने मजाक के लिए नहीं किया था, हमारे पेरेंट्स भी कैसे करते हैं, सिचुएशन को लाइटन करने के लिए किया था ताकि उनका बच्चा जो है वो उस सिचुएशन के अंदर डरे नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही फॉल्स हो जाती है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं।
द ऑथर वांटेड टू स्विम जस्ट टू प्रूव हिज फादर दैट ही कैन स्विम। तो नहीं बच्चे, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है हम इन्फर नहीं कर सकते, तो दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। My introduction to YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childhood fear. It can be inferred that this was a clear case of repression. Repression का मतलब होता है बच्चे यानी रिपीट, कुछ भी ऐसी चीज जो बचपन में आपके साथ हुई थी लेकिन अब वापस से आपके साथ होने लग रही है, तो वो रिप्रेस हो रही है, वो वापस से बढ़ने लगी है, तो वो रिप्रेशन का केस है। The misadventure that took place right after the author felt uncomfortable was when? वो बेटा कब था ये इंसिडेंट? द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट अनकंफर्टेबल वाज दैट। अच्छा, वो कौन सा मिस एडवेंचर के बारे में बात हो रही है जिसके बाद ऑथर जो थे, जिसके बारे में ऑथर बताते हैं कि मैं तो सभी कंफर्टेबल हो ही रहा था कि मिस एडवेंचर हो जाता है। तो बच्चे बेसिकली यहाँ पर वो क्या था, एक बुली ने, एक बच्चे ने, 17-18 साल के बच्चे ने उसे पूल के डीप एंड में फेंक दिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ मजे लेने के लिए। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। To option, choose the option that describes the equipment used by author while learning to swim. तो बच्चे वो बात करता है वाटर विंग्स की, तो वाटर विंग्स ऑब्वियसली हम लोग हाथों में पहनेंगे, तो वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा करना है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे पहला सवाल, विच 2 इंसिडेंट्स इन डगलसेस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो बच्चे देखो, सबसे पहला इंसिडेंट बताओगे 3 से 4 साल वाली एज का, जब वो अपने फादर के साथ एक बीच पे जाता है कैलिफोर्निया में। वहां पर जब अपने फादर के साथ खड़ा था प्रॉबेबली एक सर्फिंग बोर्ड पर या नॉर्मली, तो वहां पे बच्चे स्ट्रॉन्ग वेव आती है और स्ट्रॉन्ग वेव की वजह से वो उसके अंदर बरीड अंडर द वाटर, बिकॉज ऑब्वियसली पानी की जो वेव की इंटेंसिटी थी वो उसके वेट से ज्यादा थी, एंड ही गॉट ब्रेथलेस। So that was the first time he has witnessed the fear of water, and when he saw his father laughing, तो कहीं ना कहीं वो डर जो था वो उसके मन में बैठ गया। Though he hung on to his father, he was quite frightened, और यहीं से बच्चे उसके मन में एक डीप रूटेड या डीप लास्टिंग इम्पैक्ट जो था इस एक्शन का ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, तो एक डीप लास्टिंग इम्पैक्ट आ चुका था। सेकेंडली, जब डगलस 10 या 11 साल के थे तो एक बिग बुली ऑफ अ बॉय, उन्होंने उसे डीप एंड ऑफ द YMCA पूल में फेंक दिया था, जहां से वो पानी के सरफेस पर नहीं आ पाते। इन स्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स एंड ही बिकेम पैनिकी एंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। वो बिल्कुल ऐसे मौत के कोने से टक करके वापस आए हैं। These 2 incidents made Douglas scared of water, और यही 2 वो इंसिडेंट्स थे जिसने डगलस को पानी को लेकर उसके मन में एक डर को क्रिएट कर दिया था। That was the only thing that created a deep lasting impact on fear in his mind. Why did Douglas prefer to go to YMCA pool to learn swimming? डगलस ने YMCA pool को क्यों चुना स्विमिंग करने के लिए? तो बच्चे डगलस के अकॉर्डिंग YMCA पूल जो था वो सेफर था एज कम्पेयर टू याकीमा रिवर। रिवर जो थी वो पहली बात बहुत डीप है और बहुत सारे केसेस आए हैं वहाँ पर ड्राउनिंग के, कि आज से पहले लोग इसमें डूब चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रेचरस भी हो गई है। एज अगेंस्ट दैट अनसर्टेन डेप्थ ऑफ द रिवर, पूल जो था वो ओनली 2 to 3 फीट डीप था एट शैलो एंड, और दूसरी उसकी जो डेप्थ थी वो 9 फीट थी एट द डीपर एंड। Yet the drop was gradual and Douglas could all rely on it because यहाँ पर जो environment थी बच्चे वो safe and controlled environment थी। ठीक है, और भी यहाँ पर लोग होंगे और यहाँ पर he'll be able to learn how to swim in a better way। तो obviously उसके लिए डगलस के लिए ये पूल जो था वो एक better option था to swim। What were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? तो बच्चे जब डगलस को पूल में फेंका गया तो पहले तो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, यानी डिसाइडेड कि वो अपने आप को पुश करेगा विद ऑल हिज फोर्स, पूरी हिम्मत लगाकर। ही थॉट दैट वंस ही केम टू द सरफेस, जब वो सरफेस के ऊपर आएगा वहां से फिर वो एज तक पैडल करके चला जाएगा, यानी ऊपर आके पैडल करके निकल जाएगा। थ्राइस वो सरफेस के ऊपर आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी स्ट्रैटेजी जो थी वो काम नहीं करती, एंड जब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है और वो डूब सकता है, वो मर सकता है, तो टेरर ग्रिप्ड हिम। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, ही वाज ब्रेथलेस एंड इंस्टेड ऑफ एयर ही सक्ड वाटर एंड ड्राउन्ड कंटिन्यूअसली। और उसके लिए वो एक ऐसा एफर्ट, वो एक एंडलेस मोमेंट हो गया था जिससे वो अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया मैं अपने आप को यहाँ से कैसे निकालूं।
Now this is a very very important question. I crossed the oblivion and the curtain of life fell. What was the incident which nearly killed Douglas and developed a strong aversion to water? तो बच्चे जो इंसिडेंट जिसने डगलस को ऑलमोस्ट मार दिया था was when he was 10 or 11 years old. He decided to learn swimming at the YMCA pool. उसने डिसाइड किया था कि वो YMCA pool में जाकर स्विमिंग सीखेगा एंड अपने मन से पानी के डर को निकालेगा. वन मॉर्निंग जब वो पूल में अकेला था, बाकी लोगों का वेट कर रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पर एक बिग बुली ऑफ अ बॉय आता है और उसको डीप एंड ऑफ द पानी में फेंक देता है. ऑल्दो उसने एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रखी थी अपने आप को बचाने की, उसका प्लान काम नहीं करता. अब वो पानी के बॉटम में जाता है और बहुत पैनिकी हो जाता है बिकॉज ही रियलाइज कि हिज प्लान हैड फेल्ड. थ्राइस ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम टू द सरफेस बट ही फेल्ड ईच टाइम. He was almost drowned in the pool. He lost his consciousness and felt कि he would die because वो उसका near to death experience था. Though he was ultimately saved, the misadventure developed a strong aversion of water in his mind. Although ये incident से वो बच गया था, लेकिन उसके मन में एक deep aversion of water भी आ गया था. बच्चे, there is one question that I'll be leaving for you. This question you guys have to read this one. इसको पढ़ लेना और अगर आपको कोई डाउट हो तो comment section में मुझे बता देना. I'll solve your doubt in the comment section itself. ठीक है, या डाउट पोर्टल पे डालना हो डाउट पोर्टल पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय सुजैन हिल. अब बच्चे जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें आपको याद रखना है कि इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स होने वाले हैं. ठीक है, एक कैरेक्टर का नाम है बच्चे हमारे पास डेरी और एक कैरेक्टर का नाम है बच्चे हमारे पास मिस्टर लैम. डेरी जो है बच्चे वो 13 ईयर्स का एक बॉय है और मिस्टर लैम जो है वो 50 ईयर के आदमी है. डेरी का जो था वो फेस बर्न्ड था. ठीक है, डेरी का जो चेहरा था वो जला हुआ था और ये जो थे ये लेम थे, यानी इनकी एक टांग नकली थी. ठीक है, तो दोनों के दोनों बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे. बोथ ऑफ देम हैड बीन कनेक्टेड समहाउ. इनका कनेक्शन दोनों में क्या था? बिकॉज बोथ ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, बोथ ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं बोथ ऑफ देम हैड अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद ईच अदर कि येस द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी बोथ आर फेसिंग, शायद हम लोग अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल पाए. और मिस्टर लैम जब डेरी से मिलते हैं तो ही रियलाइज द बॉय ही इज अ लॉस्ट कॉज. ठीक है, ये एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अपनी सारी उम्मीद हार चुका है. ही इज अ लॉस्ट कॉज, नॉट लॉस्ट केस, ही इज अ लॉस्ट कॉज, यानी इसने अपनी सारी उम्मीद हार दी है. 13 साल की एज में इसको लगता है कि इसकी लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, वो उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो गई है. तो मिस्टर लैम को रियलाइज होता है कि यार डिसेबल्ड तो मैं भी हूँ, तो व्हाई नॉट डू समथिंग गुड फॉर द बॉय. तो ये मिस्टर लैम ही है बच्चे जो इसको एक ऑप्टिमिस्टिक क्या करते हैं, जो इसे एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं जिंदगी का, एक ऑप्टिमिस्टिक परव्यू देते हैं जिंदगी का कि बेटा जिंदगी अच्छी है, जिंदगी को खुशी से जी, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत तुझे किसी भी चीज़ की नहीं है. इसमें बच्चे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी हैं, तो उन एग्जाम्पल्स के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे. तो बच्चे सबसे पहले सुजैन हिल के बारे में जान लीजिए. सुजैन हिल जो है वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और एक नॉन फिक्शन राइटर है. बेसिकली रियल इंसिडेंट्स के ऊपर लिखती हैं. एंड नाउ शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेल्विंग इनटू हर वरीज. जब ये स्टोरीज लिखती हैं तो ये इंसान की जिंदगी के इनसिक्योरिटीज और वरीज के बारे में लिखती हैं, उसकी लोनलीनेस के बारे में लिखती हैं. एंड विद हर वर्क रिफ्लेक्टिंग जेन्युइन ग्रीफ एज वेल एज होप. और इनके काम से आप वो दुख को रियलाइज कर पाते हो और इनके काम से आपको एक होप भी मिलती है बिकॉज इट गिव्स यू एन ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव. क्या देती हैं बच्चे ये आपको एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी देती हैं आपकी जिंदगी को जीने का. ऑलराइट, आपके पास एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी आता है. तो स्टोरी शुरू करते हैं बच्चे. ये अबाउट द स्टोरी है, इसके बाद हमारा मैसेज पे आएंगे स्टोरी के. तो बच्चे स्टोरी जो है ये एक टीनेज बॉय के बारे में है जिसका नाम है डेरी, हु हैज अ बर्न्ड फेस बिकॉज उसके फेस पे एसिड गिर गया था. द रीजन एंड हाउ द एसिड वाज थ्रोन ऑन हिज फेस इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, वी डू नॉट नो अबाउट इट. अब मिस्टर लैम जो है बच्चे वो भी एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन है, समवेयर अराउंड हिज मिड 50s विद एन आर्टिफिशियल लेग एंड ही मेड अप ऑफ टिन. ठीक है, जो टिन की बनी हुई है. डेरी एक्सीडेंटली इनके गार्डन में घुस जाता है ताकि वो लोगों से छुप सके बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस. तो कहीं ना कहीं बच्चे आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी
उसमें क्या है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक साइकेट्रिक तो नहीं है, एक साइकोलॉजिकल इशू है आपके दिमाग के साथ कि और इसमें कुछ गलत नहीं है। आई विल नॉट से कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो टैबू है या गलत है या इट शुड नॉट हैपन। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप खुद से नहीं लाते, ठीक है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज नॉट समथिंग दैट यू डेवलप ऑन योर ओन। आपका मन नहीं कर रहा है इनसिक्योर होने का किसी से, वो चीज अपने आप डेवलप हो जाती है। तो इनसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हम सब ने फेस करी होगी कि कभी कभी ना हम अपने आप को सामने वाले से कम समझने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि शायद सामने वाला हमसे बेटर है यार, वी आर नॉट एज गुड एज द अदर पर्सन देयर आउट देयर, है ना। तो वो जब चीज हमारे मन में आती है ना, तब हम ये मानने लगते हैं कि नहीं यार, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट गुड। तो वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि नहीं यार, ये सामने वाला तो मुझे जब भी दिखेगा जज करेगा। तो वो जो जजमेंट की फीलिंग है ना कि मेरे को सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, शायद वो मुझसे अच्छा है, उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अपने बर्न्ड फेस की वजह से डेरी लैक्ड कॉन्फिडेंस, डेरी के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था अपने आप को लेकर, जिसकी वजह से उसको ये लगता था कि दुनिया उसको हमेशा उसके जले हुए चेहरे से ही नापेगी, तोलेगी और जज करेगी। तो इसीलिए उसने बोला कि इससे पहले कि कोई मुझे हर्ट करे, ठीक है, बिफोर somebody else comes up and hurts me, if I am very confident कि I don't mind whatever my face looks like, इससे पहले कि कोई सामने वाला आए और मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़े, इससे अच्छा पहले मैं ही अपने आप को ऐसा बना लेता हूँ। तो बच्चे बेसिकली ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म था दिमाग का, अपनी इस परेशानी को कोप करने का, अपने आप को इस परेशानी में समझाने का। तो मिस्टर लैम जो थे वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर थे इसकी जिंदगी के, क्योंकि पहली बार मिस्टर लैम किसी बच्चे ने या किसी अंकल ने डेरी को वेलकम किया था अपने घर के अंदर और गार्डन के अंदर, और उसके साथ साथ उसको इनकरेज किया था एक नॉर्मल जिंदगी जीने में, लिविंग बिहाइंड दी पास्ट, अपने पास्ट को भुलाकर। अब बच्चे जैसे ये मैसेज है, इस मैसेज के ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ी सी समराइजेशन हमारे टॉपिक की कर लें, उसके बाद हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। तो बच्चे देखिए, मिस्टर लैम्ब जो है हमारी स्टोरी में वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट बेसिकली कौन होते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग होते हैं, पीपल हु डू गुड टू द मैनकाइंड, ऐसे लोग जो अच्छा करते हैं दुनिया का, ठीक है, ऐसे लोग जो दुनिया का भला करते हैं। इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट टू कोर एंड इज अ कंपल्सिव गुड डूअर। आप कुछ भी करो, ही इज गोइंग टू बी अ गुड पर्सन, ही इज नेवर गोइंग टू बी द रॉन्ग वन। Yes, तो इज अ कंपल्सिव गुड डूअर, मतलब कुछ भी हो ही हैज टू डू गुड। He is always prepared to overlook the shortcomings and mischiefs of others। मतलब वो सच अ गुड पर्सन कि वो हमेशा तत्पर रहते थे कि सामने वाले की गलतियों को माफ कर दो, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को छोड़ दो। बिलीविंग डेरी जो है उनके गार्डन में ऐसे रैंडमली आ गया है, तो वो स्टेल्थीली यानी शायद चोरी के इंटेंशन से कि उनके एप्पल्स चुराने के लिए मिस्टर लैम ओवरलुक्स इट। अब देखो, डेरी जो था वो चाहता तो गेट से आ सकता था, लेकिन डेरी ने क्या किया, उसने वॉल क्लाइंब करके आया। अब वॉल क्लाइंब करके आने का बच्चे क्या नुकसान था? वॉल क्लाइंब करके आने का सिंपल सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डेरी जो है वो अगर गिर जाता तो उसको चोट लग जाती। अब मिस्टर लैम के ना गार्डन में क्रैब एप्पल्स लगे हुए थे। क्रैब एप्पल्स बेसिकली क्या होते हैं? छोटे वाले एप्पल्स होते हैं, उन्हें क्रैब एप्पल्स कहा जाता है। तो इट वॉज बिलीव्ड कि शायद से डेरी भी वहां पे क्रैब एप्पल्स चुराने आया होगा। तो मिस्टर लैम चाहते तो डेरी को इस चीज के ऊपर डांट सकते थे, लेकिन डेरी ने उसकी मिसचीफ को ओवरलुक करके उसके रीजन को समझने की कोशिश करी कि ऐसा इस बच्चे ने क्यों किया, ये गेट की जगह विंडो से क्यों, टाप कर क्यों आया। तो वो आकर उससे सिंपली पूछते हैं, वो कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं होता तो टाप के आ गया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बड़ा कंसर्न ये है कि तू अगर चलते चलते आ गया तो जो हवा से गिरे हुए मेरे एप्पल्स हैं उनमें से किसी पर भी तेरा पैर आया तो तू गिर जाएगा और तुझे चोट लग जाएगी, तो तुझे इस तरीके से नहीं आना चाहिए। तो दरवाजा खुला है, यू कुड हैव कम बाय द गेट। आई हैव नेवर स्टॉप्ड एनीबॉडी टू कम इनसाइड माय हाउस विद द हेल्प ऑफ द गेट। तो डेरी जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिटन बच्चा था, उसको लगता है क्योंकि वो इसीलिए नहीं आया उसे क्रैब एप्पल्स चुराने थे, वो गेट से इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके मन में अपने आप को लेकर एक कॉम्प्लेक्स था कि अगर मैं गेट से आया, लोग हुए तो वो मुझे देखकर भाग जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस दुख को फील करने से बचाने के लिए वो क्लाइंब करके आता है उस वॉल को, इस उम्मीद में कि यहाँ पर कोई नहीं होगा और थोड़ा टाइम वो अपना अकेला टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ आते ही उसको मिस्टर लैम मिल गए। अब जब वो दोनों बैठते हैं यहाँ पर, मिस्टर लैम्ब और डेरी, तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है।
अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वन ऑफ हिज लेग हैड बीन ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर, सम चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हिम बाय कॉलिंग हिम लेमी लैम। कुछ बच्चे जो हैं उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उन्हें लेमी लैम बोलते थे। तो बेसिकली देखा जाए तो मिस्टर लैम जो बहुत अच्छे इंसान थे, लोग उन्हें भी बड़े गंदे तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन ये सेम ट्रीटमेंट वो बाकी लोगों को नहीं देते थे। कम वॉट में उनकी ट्रीटमेंट सामने वाले के साथ अच्छी होती थी। ही ऑलवेज मेंटेन्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स विदाउट ग्रम्बलिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। वो चीजों को एक्सेप्ट करते थे। ही सिंपली इग्नोर्स द चिल्ड्रंस टीजिंग कमेंट्स, और वो बच्चों को इग्नोर कर देते थे। एंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें थी दैट पीपल आर here inside my house and I don't know what they are doing, but he never questioned anybody over that. He is gregarious by nature and downright extrovert who believes in universal brotherhood. अब देखा जाए तो वो बहुत ही ग्रेगेरियस है नेचर से, बड़े खुले दिल के थे वो जिंदगी से, और बड़े एक्सट्रोवर्ट, लोगों से बात करना बिलीव करते थे और कहते थे कि भैया दुनिया में भाईचारा होना चाहिए। He keeps the gates and windows of his house always open. अभी पहले मैं थोड़ा मिस्टर लैम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम मिस्टर लैम के बाद कि मिस्टर लैम ने डेरी को कैसे समझाया उस पर आएंगे। वो हमेशा अपने गेट्स और विंडोज घर के खुले रखते थे। इन हिज ओन वर्ड्स, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम। उनके हिसाब से सब वेलकम है, आपका स्वागत है, आप मेरे घर आइए। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज बच्चे हम लोग स्टोरी में आगे लर्न करेंगे कि मिस्टर लैम वॉज ऑल्सो अ लोनली मैन, तो ही ऑल्सो लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. He loves all the creatures of God and asserts that there is nothing that God made that doesn't interest me. और वो कहता है दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और मुझे अच्छा ना लगता हो. He believes in the oneness of all creatures of God. उन्हें दुनिया में जो चीजें हैं उन सब में से प्यार है. His remarks about weeds are worth paying attention to. I grow weeds there. Why is the one green growing plant called a weed and another a flower? What is the difference? It's all life growing. जब सेम एज यू एंड मी. अब देखिए, अब यहां तक मैंने आप लोगों को बात सुनाई है, अब यहां तक एक बार समझिए कि स्टोरी में होता क्या है. आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज के ऊपर आती हूँ. ओके, गिव मी अ सेकेंड. राइट, तो होता क्या है, डेरी जब इनके गार्डन में आया तो मिस्टर लैम जो थे वो पहले तो उससे पूछते हैं कि बेटा तू गिर जाता तो तू ऐसे क्यों आया. तो डेरी अपना मन का जो पॉइंट है वो मिस्टर लैम के आगे रखता है और बताता है कि देखिए मैं आपके गार्डन में से इसीलिए आया बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि अगर somebody would see me coming from the gate, so maybe they won't allow me to come from the gate because of my face, because of my appearance, because I don't look good, and there are chances that people won't like me being here. तो मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. I don't mind you being here. मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे यहाँ होने से. I welcome everybody who's inside my house. I welcome everyone here. तो डेरी कहता है कि लेकिन आप मुझे क्यों वेलकम करेंगे. आई तो डोंट इवन लुक गुड बिकॉज पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ मी दैट दे व्हेनेवर दे सी मी दे ऑल रन. तो मिस्टर लैम ने बोला कि वो तुम्हें क्यों देखकर भागते हैं. इज देयर समथिंग दैट दे आर स्केयर्ड ऑफ. व्हाट इज दैट दे आर स्केयर्ड ऑफ. तो वो डेरी कहता है कि आप जान के मुझे ये चीज बोल रहे हो ना कि व्हाट आर दे स्केयर्ड ऑफ. आपको दिख नहीं रहा मेरा फेस. तो मिस्टर लैम ने बोला कि हाँ मुझे दिख रहा है. क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर. तो डेरी तब बताता है कि समवेयर अराउंड दी, अब वो बताता है कि देखिए मेरा चेहरा जो था, मेरे फेस के ऊपर एसिड गिर गया था और मेरे फेस पर एसिड गिरने की वजह से मेरा फेस जो था वो जल गया है. सो ही हैज अ हाफ बर्न्ड फेस. ठीक है, वो कहता है कि इसी वजह से मेरा जो चेहरा है वो हाफ बर्न्ड फेस है. मेरा चेहरा जो है वो आधा जल चुका है. अब भैया क्योंकि मेरा आधा चेहरा जो है वो जल चुका है तो इसलिए अब मैं लोगों से बात नहीं करता. आई डोंट टॉक टू पीपल बिकॉज आई फील दैट दे आर गोइंग टू जज मी. ही वॉज स्केयर्ड ऑफ जजमेंट. ठीक है, उसको ये लगता था कि लोग जो है वो उसको जज करेंगे. तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा चेहरा जल गया है तो बिकॉज दैट डज नॉट रियली मैटर एंड दैट्स नॉट समथिंग यू शुड फील बैड अबाउट बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता. बिग डील. इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर फेस, बिग डील. तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता. मिस्टर लैम, डेरी कहता है कि नहीं मिस्टर लैम ऐसा नहीं है. आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है. ही सेज पीपल सी पीपल सी मी वेरी नेगेटिवली. ही सेज इवन समटाइम्स आई एम स्केयर्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं किसी और को क्या ब्लेम करूँ कि मुझसे मत डरो. कभी कभी मैं खुद अपने आप को देखकर इतना डर जाता हूँ दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले मिस्टर लैम जो है ना वो उसको ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, वो उसे एग्जाम्पल देते हैं किसका, ब्यूटी एंड द बीस्ट का. वो उसको समझाते हैं कि बेटा तुझे किस चीज का डर है. इसे तुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट पता है ना. तो वो कहते हैं कि इट इज ऑल रिलेटेड, इट्स ब्यूटी एंड द बीस्ट. तो वो कहता है कि हाँ अकेले अंकल आप नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है. ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी मैं बहुत बार सुन चुका हूँ. वो कहता है कि अब ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी क्या थी. बेटा ब्यूटी एंड द बीस्ट में हमारे पास एक प्रिंस हुआ करता था
उस प्रिंस को एक कर्स था जिसकी वजह से वो एक मेंढक में या फिर एक राक्षस में, बिकॉज दो अलग अलग स्टोरीज है, उनमें बदल जाता है। एंड इट वाज सेड कि अगर प्रिंस राक्षस में बदल जाता है, एंड इट वाज सेड कि अगर प्रिंसेस उस राक्षस को किस करती है, देन ओनली द मैन विल टर्न बैक इनटू द प्रिंस, और द गर्ल हैज टू लव दैट मॉन्स्टर। तो बेसिकली उस लड़की को डिस्पाइट दैट हिडियस अपीयरेंस, डिस्पाइट दैट स्केरी अपीयरेंस, वो जो लड़की थी उसको प्यार हो जाता है उस बीस्ट से। द मोमेंट शी किसेस द बीस्ट, वो बीस्ट जो है वो वापस से एक इंसान के फॉर्म में चेंज हो जाता है। द बीस्ट कम्स बैक टू नॉर्मल, ही बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट गोज। कि आपकी जो है इनर ब्यूटी जो है भैया वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप शक्ल से कैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता, आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो उतनी मैटर नहीं करती, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपकी शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता। तो बेसिकली डेरी कहता है कि अंकल आप वो पहले इंसान नहीं है जिसने मुझे ये कहानी सुनाई है ब्यूटी एंड द बीस्ट की। ही सेज लेकिन मैं आपको बताऊं, ही सेज ये ना अंकल सिर्फ एक फेरी टेल है। वो कहते हैं कि अंकल ये फेरी टेल है और ये फेरी टेल मेरी जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगी, बिकॉज रियलिटी में मेरी जिंदगी के अंदर मेरा चेहरा कभी चेंज नहीं हो सकता। नोबडी कैन एवर चेंज माई फेस, तो मेरा चेंज ही नहीं होगा फेस, तो वाई विल समबडी एवर कम एंड किस मी, मेरे को कोई प्यार क्यों भी करेगा अगर मेरा फेस में कोई बदलाव ही नहीं आएगा तो। और दूसरी चीज वो ये कहता है कि नो गर्ल विल किस मी, ही सेज कि कोई लड़की जो है वो मुझे कभी भी किस नहीं करेगी। ही सेज कि मैं बाकी सुंदर लड़कियों के किस की तो क्या ही बात करूं, मैं क्या ही बोलूं कि मुझे बाकी दुनिया आकर प्यार करे। ही सेज कि इवन माई मदर किसेज मी ऑन द अदर साइड। वो कहता है कि मैं दुनिया में किसी और से क्या ही उम्मीद रखूं, मेरी तो जो मदर है वो भी मुझे मेरी सही वाली साइड पर किस करती हैं। तो इसे इस मदर जो सिंबल ऑफ लव जो दिखाती है कि भैया मम्मी के अंदर तो एटलीस्ट एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, कि मैं कैसा दिखता हूँ, व्हाट आर माई लुक्स एंड एवरीथिंग अबाउट मी। ही सेज मेरी मदर तो मुझे अदर साइड ऑफ द फेस पे किस करती है, तो ही सेज कि व्हाट एल्स कैन आई एक्सपेक्ट, व्हाट एल्स शुड ही, व्हाट एल्स कैन बी एक्सपेक्टेड। तो वो कहता है कि अगर मेरी माँ ही मुझे प्यार नहीं करती, अगर मेरी माँ ही मुझे उस साइड ऑफ फेस पे किस नहीं कर सकती, तो मैं दुनिया में किसी और से क्या ही उम्मीद रखूंगी कोई आकर मुझे प्यार करेगा। तब मिस्टर लैम डेरी को एक एग्जाम्पल देते हैं और डेरी कहते हैं, वो मिस्टर लैम कहते हैं कि तू अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे साथ परेशानी क्या है। तो वो कहते हैं मेरे साथ कुछ परेशानी नहीं है। तो वो कह रहे हैं अच्छा मेरे को एक बात बता, तू मेरे गार्डन को देख। तो डेरी ने बोला कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे गार्डन को। वो कहते हैं कि तुझे क्या दिखता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखता, बस ऐसे ही कुछ वीड्स दिख रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये जो वीड्स हैं ये आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ अनवांटेड प्लांट्स दिख रहे हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वो तुझे वीड्स दिख रहे हैं ना। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वो मिस्टर लैम्ब का वीड गार्डन है। ही सेज मैं वहां पर प्रॉपरली से वीड ही उगाता हूँ, तो वो मेरा वीड गार्डन है। और वो यहाँ पर फिर यही एग्जाम्पल देते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा। वो कहते हैं और वो इधर आकर यही लाइन बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम लोग वीड बोले और दूसरे को फ्लावर, ऐसा क्यों। ही सेज ऐसा क्यों, हम सेम उग रहे हैं, हम सेम खा रहे हैं, हम सेम पी रहे हैं, हम सेम जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम फ्लावर हो या वीड। ही सेज यू ऑल आर ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स, ही सेज ऑल इज लाइफ। तो यहाँ पर वो उसे इक्वालिटी सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तू कैसा दिखता है, तेरी क्या अपीयरेंस है, तू याद रख एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ कोर ह्यूमन बीइंग। तो इट डजंट मैटर कि तू कैसा दिखता है, तेरा दिल मैटर करता है, तेरा नेचर मैटर करता है। यू शुड कंसिडर योरसेल्फ टू बी इक्वल। व्हाई इज इट कि एक इंसान वांटेड है सोसाइटी में और एक इंसान अनवांटेड है। ही सेज जस्ट एज यू एंड मी। और यहाँ ही पर वो उसे अपनी कहानी बताते हैं। ही सेज कि जिस तरीके से तू जो है, जिस तरीके से तू जिस तरीके से तेरा हाफ फेस बर्न्ड है, उस तरीके से मेरी भी एक टांग नकली है। मेरी भी टांग जो है वो ब्लो ऑन ऑफ हो गई थी ड्यूरिंग अ बॉम्ब, तो इसे मेरी भी टांग जो है वो उड़ गई है। तो मिस्टर लैम्ब की जब बात डेरी सुनता है तब कहीं ना कहीं डेरी जो था वो मिस्टर लैम्ब के साथ वो अस भाई अस वाला रिलेशन एक्स्टैब्लिश कर पाता है। तब जाकर वो उनसे कहीं कनेक्ट कर पाता है और उनसे वो एक रिलेशन मेंटेन कर पाता है और सोचता है कि हाँ यार इनको भी परेशानी है, यानी ये अंकल सिर्फ फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे, इन्होंने खुद से जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, तभी शायद ये एक्सपीरियंस मुझ तक आ रहा है। अब उसके बाद डेरी ने जब ये सुना कि मिस्टर लैम्ब की खुद की एक टांग नकली है, तो डेरी कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करने लगा।
तो डेरी ने अपनी एक और बात बताई। ही सेज अंकल आपको पता है कि मैंने ना लोगों को बहुत बारी अपने बारे में कुछ बहुत उल्टा बोलते हुए सुना है। ही सेज एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था तो आई हर्ड सम लेडी सेइंग कि दिस इज द काइंड ऑफ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो मिस्टर लैम्ब उसे बोलते हैं कि तू तू क्यों सुनता है लोगों की बातें। ही सेज नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी हर्ड बाय यू। ही सेज इट ही बिलीव टू टर्निंग अ डेफ ईयर टू पैलेटेबल कमेंट्स। तो ये सेज कि जो कमेंट्स तुझे अच्छे नहीं लगते, जो कमेंट्स तुझे लगते हैं कि तेरे अगेंस्ट हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो उनको इग्नोर कर देना। ऐसे कमेंट्स को सुनता ही क्यों है? व्हाई डू यू पे अटेंशन टू सच कमेंट्स? तो वो कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देम। तो वो कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं तुझे क्या सब लोगों की बातों पर विश्वास हो जाता है? तो यहाँ पर तो बेसिकली वो यहाँ पर उसको ये चीज समझाना चाहते हैं कि तू उतना ही सुन, फिल्टर योर थॉट्स। तो वो उसको यही समझाते हैं कि भैया जो तू सोचता है उसको फिल्टर कर ले, इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। और वो डेरेक को से वही कहते हैं कि बेटा तू सिर्फ उतनी ही चीजें सुन जितनी तुझे सुननी चाहिए। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट वंस ऑडिटरी सेंस शुड फंक्शन लाइक अ सीव विच फिल्टर्स आउट अनवांटेड। वो कहते हैं अपने कानों को ना अपना फिल्टर बना ले कि कानों से सिर्फ उतनी ही बातें दिमाग तक जानी चाहिए जितनी सुनने लायक हैं, जो चीज़ें सुनने लायक नहीं है उनको अपने दिमाग से निकाल दे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिस्टर लैम्ब डेरी को एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो एक और एग्जाम्पल देते हैं उसको साउंड के ऊपर। वो कहते हैं कि तुझे बीज की आवाज़ आ रही है? वो कहते हैं कि तुझे बीज की साउंड आ रही है? तो डेरी बोलता है हाँ आ रही है। तो इसे कैसी साउंड आ रही है? इसे लोग कहते हैं, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लोगों का मानना है कि बीज जो होती है ना वो बज करती हैं, यानी वो ज़ करती हैं। अब मिस्टर लैम्ब का मानना है कि बीज जो होती है ना वो बज नहीं करती, वो हम करती हैं। यानी इसे मेरे लिए बीज की आवाज जो है वो नहीं है। ही सेज मेरे लिए बीज की आवाज इज तो ही सेज मेरे लिए उस चीज में फर्क है। तो ही सेज मैं सिर्फ उतना ही सुनता हूं जितना मैं सुनना चाहता हूं। ही सेज और यही है मेरी पावर ऑफ पर्सपेक्टिव कि मैं किस चीज को किस नजरिए से देखता हूं, मैं किस चीज को किस हालात से देखता हूं, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो अब यहाँ पर आकर डेरी जो था वो मिस्टर लैम्ब की बातों से रिलेट कर पा रहा है और वो मिस्टर लैम्ब को बोलता है कि आप ना बड़ी पेक्यूलियर चीजें बोलते हो। पेक्यूलियर थिंग्स का मतलब होता है बच्चे काफी स्ट्रेंज थिंग्स। तो वो कहता है कि आपकी जो बातें हैं ना वो बड़ी स्ट्रेंज थिंग्स हैं, आप बड़ी विचित्र बातें करते हो। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला बस मैं ऐसी ही बातें करता हूँ, तुम्हें सुनना है तो तुम सुन सकते हो, मुझे कोई मनाही नहीं है। अब वापस से डेरी बताता है कि अंकल आपको पता है कि मैंने अपने घर वालों को भी ना बहुत बारी बोलते हुए सुना है कि इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर में क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, कौन इससे बात करेगा, व्हाट विल हैपन अबाउट हिज फ्यूचर। तो वो बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ना बहुत बारी टेंशन लेते हुए सुना है मेरे फ्यूचर के बारे में। तब मिस्टर लैम्ब डेरी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं। वो कहते हैं कि देख भाई, जो जिंदगी में तेरी डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा। ये वही वो मुकेश की दादी वाली बात है, इट इज आवर कर्म आवर डेस्टिनी। इसे तेरी डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता। जो तेरी किस्मत में लिखा होगा वो तुझे आधे चेहरे के साथ भी मिलेगा, वो तुझे पूरे चेहरे के साथ भी मिलेगा, उस चीज को तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस इनएविटेबिलिटी ऑफ द रोल प्लेड बाय डेस्टिनी इन आवर लाइफ को समझाने के लिए मिस्टर लैम्ब वापस से एक और रेफरेंस देते हैं। वो बताते हैं कि तुझे एक आदमी के बारे में मैं कहानी बताऊं जिसने अपने आप को घर में बंद कर लिया था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कि बाहर गया तो कचरे के छिलके पे पैर जाएगा तो गिर जाएगा, कोई इंसान छींकेगा तो उसको बीमारी लग जाएगी और वो मर जाएगा। ठीक है, वो बाहर जाएगा, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा एंड ही विल डाई। तो इन सब चीजों के डर से उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उस कमरे के अंदर बच्चे एक पिक्चर थी उसके सर के ऊपर जो लगी हुई थी, वो गिरती है और वो उसके सर पे ठान लग के बचती है और वो आदमी जो है वहां पर मर जाता है। एंड जब उन्होंने ये इंसिडेंट उसको सिखाया और समझाया तो वो ये कहते हैं कि देख बेटा, जो तेरी किस्मत में लिखा होगा ना तो उससे ज्यादा तुझे मिलेगा ना उससे कम तेरे साथ होगा। तूने मरना होगा तो तू घर में रहते रहते मर जाएगा, तुझे नहीं मरना होगा तो तू बाहर जाकर भी नहीं मरेगा। तो तेरे साथ जो भी होगा वो होकर रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि तेरा फेस कैसा है। तो ये सोचना कि तेरे फ्यूचर में क्या होगा, तेरे डेस्टिनी में क्या होगा, उसको छोड़ दे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग इन योर हैंड, योर एफर्ट्स आर इन योर हैंड। तेरे पास किस चीज की कमी है? तेरे पास दिमाग है,
ठीक है। ही सेज तू 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 बहरा पैदा नहीं हुआ, तू अंधा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, तू दिमाग से पैदल नहीं है, राइट, तेरे पास ऐसी कोई परेशानी नहीं है तुझे, तू स्पेशली एबल्ड नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है, राइट। ही सेज तेरे पास 2 आँख है, तेरे पास 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक इतना फुली फंक्शनल ब्रेन है। ही सेज तुझे और क्या चाहिए? He says, what is the other thing that you need? तेरे पास सब कुछ तो है. Since you have everything, what is that you want? He says, जब जो तेरे पास है एटलीस्ट उसका तो उपयोग कर. जो if you are going to get something in your life तो तुझे वैसे भी मिल जाएगा. He is of the rare quality of convincing others with his sound arguments. A die-hard and almost an incorrigible Derek has turned around after his encounter with Mr. Lamb. अब यहाँ पर आकर डेरी के दिमाग में जो था उसका मूड बिल्कुल बदल जाता है. अब यहाँ पर क्या होता है, डेरी बोलता है कि अब वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने घर में ना कर्टेन्स नहीं रखता. ठीक है, वो बताते हैं कि मेरे घर के अंदर कोई कर्टेन्स नहीं है. वो क्यों अपने घर के अंदर कोई कर्टेन्स नहीं रखते? नॉट टू शट थिंग्स आउट. तो वो कहते हैं कि भैया मैं चीज़ों को ना शट नहीं करना चाहता. मैं नहीं चाहता कि दुनिया बाहर की बाहर रहे, घर की घर में रहे. इसे मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सेम रहे. इसीलिए मैं अपने घर में कोई कर्टेन्स नहीं रखता. घर के अंदर कोई नो गेट इज ऑलवेज ओपन, ही सेज, और मैं हमेशा अपना गेट ओपन रखता हूँ. और उसके बाद वो डेरी को बताने लगते हैं कि ये अभी ना क्रैब एप्पल का सीजन है. ठीक है, वो बताते हैं कि ये अभी क्या है, ये ना अभी क्रैब एप्पल का सीजन है. और वो बताते हैं इस क्रैब एप्पल के सीजन में ना मैं क्रैब एप्पल सीजन में जेली बनाता हूँ. तो ये सेज, और आज भी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने क्रैब एप्पल जो है वो तोड़ने वाला हूँ. तो डेरी कहता है कि आपकी तो टांग में नकली है, गलती से इफ यू ट्रिप एंड फॉल तो आप तो मरवरा जाओगे, यू विल स्नैप योर नेक. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तो तुम मेरी हेल्प करने आ जाओ. तो वो कहता है कि अच्छा मैं आपकी मदद करने आ जाऊँ. तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी मदद करने आ तो जाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार घर जाके अपनी मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ये मुझे बोलकर जाओगे कि तुम अपनी मम्मी को बताकर आ रहे हो, लेकिन आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% कन्फर्म कि तुम बोलकर तो जा रहे हो लेकिन तुम वापस नहीं आओगे. आई नो यू. तो डेरी कहता है कि नहीं आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिकॉज डेरी को खुद भी लग रहा था कि यस मिस्टर लैम्ब इज समवन जिसने उसकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करके रख दिया है, और वो भी मिस्टर लैम्ब से मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लिसन टू हिम, टॉक टू हिम. तो ही ऑल्सो सेड कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का वापस आऊँगा. और ये बोलकर डेरी कहता है कि बस आप मेरा वेट करना, आई विल कम. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिस्टर लैम्ब जो थे वो जाते जाते यही बोलते हैं पार्टिंग सीन के अंदर, नोबडी एवर कम्स बैक. तो मिस्टर लैम्ब लास्ट में यही बोलते हैं कि मैंने यही देखा है कि तुम कोई भी वापस कभी भी नहीं आता है. ठीक है, ही सेज नोबडी एवर कम्स बैक. सब लोग मुझे यही बोल के जाते हैं कि वो लोग आएंगे लेकिन कोई भी नहीं आता. तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मिस्टर लैम्ब के इस डायलॉग के अंदर उनकी हिडन सैडनेस है कि बहुत सारे बच्चे उनको बोलते तो है कि वो आएंगे लेकिन कोई भी नहीं आता. यहाँ पर याद रखना बच्चे, मिस्टर लैम्ब ने फ्रेंड्स के बारे में भी एक बात कही थी. तो मिस्टर लैम्ब से डेरी ने पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं. तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि जिससे भी मैं मिलता हूँ, जिससे भी मेरी बात होती है वो सब मेरे दोस्त बन जाते हैं. तो इसे मेरी तुमसे आज बात हुई, तुम भी मेरे दोस्त हो. तो डेरी ने बोला कि ऐसे आप कैसे किसी को अपना फ्रेंड बना सकते हो, आप मेरे को जानते नहीं, आप पहली बार मुझसे मिले, तो हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड. तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से. The person I meet today, he or she becomes my friend. He says जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मेरा दोस्त जो है वो बन जाता है. तो डेरी को ऑल्दो मिस्टर लैम्ब के फ्रेंड्स की डेफिनेशन समझ में नहीं आती, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब वॉज ऑल्सो डेस्परेट फॉर अ कनेक्शन. उनको भी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसको वो अपना बोल सके. लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर लैम्ब ने भी अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया था ऑफ नॉट हैविंग पीपल अराउंड हिम, पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम, पीपल कंसिडरिंग हिम लेमी लैम्ब करके उनका मजाक उड़ाते थे लोग. तो ही वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग. वो प्रेशर, वो हिडन चीजें उनके दिमाग में थी जो वो किसी के सामने शो नहीं करते थे. अब डेरी चला जाता है, और डेरी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसकी मम्मी बिल्कुल नाट जाती है कि नहीं तुझे मैं तो नहीं भेजूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू आउट. पर डेरी वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं, मेरे को आपके साथ नहीं रुकना, मैं मिस्टर लैम्ब के पास वापस जाना चाहता हूँ. मैं भी उनके साथ बीड्स ग्रो करना चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ जाकर बर्ड्स को, बीज को हम करते हुए सुनना चाहता हूँ. मैं भी उनके साथ क्रैब एप्पल्स तोड़ के जेली बनाना चाहता हूँ, बिकॉज जो चीज़ें आपने मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं कराई वो सेम चीज़ मुझे मिस्टर लैम्ब ने एक्सपीरियंस कराई है. तो आई डोंट वांट टू बी हियर विद यू, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गो टू मिस्टर लैम्ब. मुझे आपके साथ नहीं रहना है. ठीक है, तो डेरी जो ही वॉज अ 14-year-old बॉय रशेज बैक टू हिम विच इज वेरी बोल्ड एंड करेजियस. ठीक है, इन शॉर्ट मिस्टर लैम्ब डिस्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड
एंड हार्ट दैट एवरी वाइज मैन शुड एम्यूलेट। और उनमें वो सब क्वालिटीज थी जो भी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, और वो सेम क्वालिटीज हम मिस्टर लैम्ब के अंदर देख भी पा रहे थे, राइट। अब यहाँ होता क्या है, जब डेरी के पास मिस्टर लैम्ब वापस जाते हैं, ठीक है, डेरी के पास जब मिस्टर लैम्ब के पास जब डेरी वापस जाता है, तो उतने में वो देखता है मिस्टर लैम्ब क्या कर रहे थे। मिस्टर लैम्ब वॉज ऑन ग्राउंड। मिस्टर लैम्ब जो थे वो जमीन पर पड़े हुए थे। ही वॉज नॉट ब्रीदिंग। ऐसा क्या हुआ उनके साथ? जितनी देर में डेरी अपने घर गया अपनी मम्मी को मनाने के लिए, उतनी देर में मिस्टर लैम्ब जो थे, मिस्टर लैम्ब ने क्या किया था, मिस्टर लैम्ब एक लैडर लेकर चढ़ गए थे, ठीक है। मिस्टर लैम्ब ने एक लैडर लगाई थी और उस लैडर को लेकर वो चढ़ गए थे एप्पल तोड़ने के लिए। गलती से उनका बैलेंस जो था वो आउट हो जाता है। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, ट्रिप्ड एंड फेल। ट्रिप्ड, गिर गए, ठीक है। ही स्नैप्ड हिज नेक, उनकी गर्दन की हड्डी जो है वो चटक जाती है। स्नैप्ड हिज नेक, डाइड ऑन स्पॉट, जिसकी वजह से वो ऑन दी स्पॉट जो थी, डाइड ऑन दी स्पॉट, उसी समय उनका जो था मौत हो जाती है। अब डेरी जब यहाँ पर पहुंचता है तो ही रियलाइज कि मिस्टर लैम्ब जो है वो डेड है, और उसके बाद वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है कि देखो मिस्टर लैम्ब मैं आ गया, देखो मिस्टर लैम्ब मैं आ गया। एंड ही स्टार्टेड टू वीप, ही स्टार्टेड टू क्राई, बट ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन, बिकॉज वो इंसान जिसने डेरी की लाइफ को इतना चेंज किया नाउ वॉज नो मोर एंड ही वॉज dead. The man who has actually given him a new perspective, एक ऐसा इंसान जिसने उसे एक optimistic perspective दिया था जिंदगी को जीने का, that man was now no more, वो आदमी अब मर चुका है। So he was feeling very very sad about it. अब बच्चे इसकी दो possible endings हो सकती हैं। एक तो इस चीज़ के ऊपर डेरी को बहुत दुख लगेगा, you know, डेरी would become very sad कि उसका जिंदगी में एक अच्छी उम्मीद का मौका जो था मिस्टर लैम्ब के साथ एक बेटर लाइफ लीड करने का वो जा चुका है। तो हो सकता है वापस से वो सैडनेस में चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कैरी ऑन करे मिस्टर लैम्ब की लेगेसी को, कैरी ऑन मिस्टर लैम्ब्स लेगेसी, कि मिस्टर लैम्ब जो थे उन्होंने डेरी को जिंदगी में इतना कुछ पॉजिटिव रहना सिखा दिया कि अब वो मिस्टर लैम्ब की लेगेसी को फॉलो करे और जिंदगी के अंदर आगे बढ़े। तो एनी ऑफ द टू कुड बी दी ऑप्शन। कुछ भी हो सकता है कि डेरी वापस से दुखी हो जाए या शायद से जिंदगी में खुश हो जाए, ठीक है। तो एक बार बच्चे इसका आप शॉर्ट समराइजेशन भी पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर हमने डेरी के कैरेक्टर के बारे में भी और कुछ लाइंस पढ़नी है। तो बच्चे देखिए, डेरी जो था वो एक कॉम्प्लेक्स रिडन बॉय था, 14 ईयर्स ऑफ एज, जो हमें पता लगा, हु इज अ विक्टिम ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ओइंग टू एक्सीडेंटल स्पिलिंग ऑफ एसिड ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस, जिसकी वजह से उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। He always remains conscious of this handicap and is full of bitterness. एंड उसके मन में वो हैंडीकैप जो है वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, पीपल आर गोइंग टू जज मी ऑफ इट, एंड इज फुल ऑफ बिटरनेस एंड had he not met Mr. Lamb, he would have become a total psychological wreck. अगर वो मिस्टर लैम्ब से मिला ही नहीं होता तो शायद उसकी कंडीशन और खराब हो जाती। In the beginning of the play, Derry was given the impression of being a spoiled brat, कि उसने मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुसने की कोशिश करी, ट्रेसपास किया फ्रॉम द वॉल, बट ऐसा नहीं था। However, slowly and gradually, डेरेक की पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे सामने खुलते गए, एंड वी लर्न कि वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरस साइकोलॉजिकल ब्लॉक को फेस कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोगों के कमेंट्स पर भी ध्यान देने लगा था। जैसे बोला गया था बाय अ लेडी दैट दिस इज द काइंड ऑफ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। He bears a grudge against the member of his family also, who instead of encouraging him, always kept pitying him. जैसे उसके पेरेंट्स का इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पेरेंट्स कहते थे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इसकी मदर भी उसको अदर साइड ऑफ द फेस पे किस करती थी। However, Derry is a three-dimensional character capable of giving a surprise to others by shedding his negative attitude towards life. Mr. Lamb's cryptic words of wisdom inspired him, and he rushes back to his garden to adapt the attitude and path shown by him. कि जो मिस्टर लैम्ब उसकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे, वो बदलाव उसकी जिंदगी में आ जाता। तो बच्चे, now basically if I show this to you, this could be the entire theme of the chapter. थीम एंड दी समराइजेशन एज वेल। प्रॉपर समराइजेशन आप लोगों को यहाँ पर बच्चे देखने को मिल जाएगा कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है बच्चे वो इस थीम पे चलता है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि इंसान का जो चेहरा है, जो उसकी शक्लें हैं वो डिसेप्टिव है। मे बी द काइंड ऑफ थिंग दैट द पर्सन इज शोइंग to themselves, maybe it's not real, and most often we go on dealing with our impression and prejudices about others without caring to know कि उनके साथ actually हुआ क्या था।
तो मिस्टर लैम फॉर एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड टू बी अ लोनली इसेंट्रिक या स्ट्रेंज लेम मैन हु लिव्स इन द नेबरहुड हाउस, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो इतने स्ट्रेंज नहीं थे। एज इट इज क्लियर फ्रॉम डेरिक्स मदर्स कन्वर्सेशन कि पेरेंट्स जो थे वो चाहते ही नहीं थे कि बच्चे जो है मिस्टर लैम के गार्डन में जाएं, बिकॉज जब डेरी जाता है अपनी मम्मी से बात करने के लिए तो वो उसे भगा देती हैं ये बोल करके नहीं उनके गार्डन में तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं जानती हूँ वो कैसा इंसान है। मिस्टर लैम इन रियलिटी बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत लविंग है, जेनरस है, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स कंपनी एंड लव्स द फेलो ह्यूमन बींग्स इन ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड। Similarly, on the face of Derek, it appears to be an abominable and ugly boy with a huge and deep scar on one side of his face. अगर हम बात करें डेरेक की तो डेरेक के चेहरे को देखकर तो इंसान एक्चुअली उसको लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट वेरी प्रेजेंटेबल, उसको देखकर उतना अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज उसके फेस पे एक बड़ा हिडियस सा स्कार बना हुआ है। Nobody likes him, loves him, or befriends him. He is the object of other people's hateful stare, ridicule and neglect. हर इंसान उसकी अगलीनेस से डरता है और उसे अवॉइड करता है। इनफैक्ट उसकी मदर जो उसे ऑपोजिट साइड ऑफ फेस पे किस करती है। येट इस बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा था, बहुत सेंसिटिव हार्ट था। ही हैज अ डीप लॉन्गिंग कि कोई उसको प्यार करे और वो भी किसी को प्यार करे। ऑल्दो ही सफर्स फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डीप लैक ऑफ सेल्फ रिगार्ड, खुद की इज्जत नहीं थी उसके मन में। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक थिंग्स इन हिज स्ट्राइड, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग था वो कि अब तक जो गलती कर दी तो कर दी, आगे जिंदगी में अच्छा करना है। All he needs is healing touch and a loving care in order to turn around and live his life fully. उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक हीलिंग टच की जिंदगी में जरूरत थी जो उसको बदलाव में हेल्प करता। फॉर्चुनेटली मिस्टर लैम भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गए। सब थीम ऑफ द प्ले बच्चे ये है कि ये पेन जो है वो एक्चुअली फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ अलिनिएशन। वो कहते हैं कि देखो जब तुम्हें चोट लग जाती है ना शरीर के ऊपर वो ठीक है, वो इंसान से झेली जाती है, लेकिन जब तुम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहां पर यू आर सोशली अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, दैट बिकम्स मोर पेनफुल फॉर यू। एंड ऐसी चीजें वो लोग फेस कर पाते हैं जिनको कुछ एक्चुअली डिसेबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर डेरिक ज्यादा सफर करता है ऑन द अकाउंट ऑफ पेन कॉज्ड बाय हिज ओन नोशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि डेरिक को इस चीज के बारे में ज्यादा बुरा लगता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। And he ignores him because of his ugliness than from his pain actually caused by the acid and the burn scars caused by it. तो बेसिकली इस लाइन में वो ये कहते हैं कि डेरिक इस चीज से ज्यादा सफर करता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझसे डरते हैं, लोग ऐसे लोग वैसे। अब जितना दर्द उसको वो एसिड के टाइम पर हुआ होगा उससे कहीं ज्यादा पेनफुल चीजें उसके लिए ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। Yet another theme woven dexterously in the play is that scars do not change a person, कि इंसान के जो scars हैं वो उसको बदलते नहीं है। And handicap जो है उसे accept करना चाहिए in life and society। ठीक है, तो I hope I am clear with this chapter and the theme and the sub theme and the message of the topic। तो बच्चे यहाँ पर हम एक conversation read करेंगे and उनके सवाल देखेंगे। Oh God, wait a second, ये बच्चे डीप वाटर नहीं है, ये आप लोगों का चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, आगे वालों को भी इग्नोर कर देना। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, बीट्स। Some call them beans, if you like them, a wheat garden. तो इसे मेरे लिए वो wheat garden है। There are fruit, there are flowers, there are trees, there are herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. He says, why is one green growing plant called a weed and another a flower? What's the difference? It's all life, growing. You same as you and me. Dari ने बोला, we are not same. Mr. Lam ने बोला, नहीं हम same है. I am old, you are young. You have got a burnt face, I have got a tin leg. You are standing, I am sitting. Nothing big. He says, what's the difference? क्या फर्क पड़ता है? Like the play, the given extract is a study in contrast. What does Mr. Lamb seek to do by bringing up distinctions? यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में देखा कि मिस्टर लैम जो है वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की बात करते हैं। क्यों? To explain that weeds are important and should be valued and cared for as much as flowers, ठीक है, मान सकते हैं। To emphasize that distinction are made by man to serve specific purposes and uses, नहीं। To highlight that labels are arbitrary and essentially reflect a common life experience. Labels are arbitrary, basically जो चीजें हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई हैं, essentially वो सब एक ही चीज को एक्सपीरियंस दिखाती हैं।
to remind Derry that only one difference that matters is the difference of attitude and experience. तो बेसिकली वो यहाँ पर उसको यही चीज सिखाना चाहते हैं कि ओनली डिफरेंस दैट मैटर्स इज द आर्ट ऑफ एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस, कि आपका क्या एटीट्यूड है चीजों की तरफ और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी की तरफ, वही आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं. आप वीड्स को अनवांटेड प्लांट के फॉर्म में देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस वैसा होगा. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको चीजें भी पॉजिटिव ही दिखेंगी. हाउ वुड यू डिस्क्राइब डेरीज टोन व्हेन ही सेज वी आर नॉट द सेम? एंग्री, परप्लेक्स्ड, ग्लूमी या प्रैक्टिकल? तो उसने बड़ा ही कंफ्यूज होकर बोला कि आपने बोला कि आप और मैं सेम है. हम कैसे सेम है? क्या सिमिलैरिटी है हमारे अंदर? बिकॉज डेरी को नहीं पता था कि मिस्टर लैम की एक टांग नकली है. Look at the given image of the book. Which of the following are you not going to likely find Mr. Lamb's word as given in the extract? Life hacks, top tip for better living होगा जरूर. Weeds, आर्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, द पावर ऑफ नाउ इन मैन एंड नेचर. तो बच्चों ने वीड्स की किताब हमें नॉट लाइकली टू फाइंड मिस्टर लैम्स वर्ड्स. यहाँ पर हमें कौन सी दो चीजों के अंदर मिस्टर लैम के वर्ड्स नहीं मिलेंगे? ऑप्शन 1 and 3, यानी लाइफ हैक्स और आर्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. ऑप्शन 1 and 4. अच्छा, 1 and 4, द पावर ऑफ नाउ एंड लाइफ हैक्स. ओके, सेकेंड एंड फोर्थ, वीड्स और द पावर ऑफ नाउ, ये दोनों नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पर तो वो लाइफ हैक वगैरह के बारे में सिखा ही रहे हैं. सेकेंड एंड थर्ड, पावर ऑफ नाउ, लाइफ हैक्स और मैन एंड नेचर. पावर ऑफ नाउ और वीड्स, सेकेंड एंड थर्ड नहीं, सेकेंड एंड फोर्थ के साथ बच्चे हम लोग जाएंगे. एक तो वीड्स पर वो किताबें नहीं देंगे, तो पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, वो इंसानों की बात कर रहे हैं, हैक ऑफ बेटर लिविंग की बात कर रहे हैं. तो आप लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिस्टर लैम्स एनालिसिस ऑफ फ्लावर्स एंड वीड्स? तो बेसिकली बच्चे वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं द कॉस्मोस इज एक सेकेंड. Comparison is an act of violence against the self. If you have a garden in your library, then everything will be complete. One man's freedom fighter is another man's terrorist. नहीं, the cosmos is within us. We are made up of star stuff. तो बेसिकली वो कहते हैं कि जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप चीजों में डिफरेंशिएट करते हो कि ये ऐसा ये वैसा, तो वो आपके खुद की तरफ एक वायलेंस है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक अनवांटेड एगनी दे रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो कंपैरिजन करके. तो मत करो ना कंपैरिजन. ना आप चीजों में कंपैरिजन करोगे, ना आपको उस चीज को लेकर, आपके मन में किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरीके का दुख जो है वो आएगा. वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद क्यों करी? तो बच्चे मिस्टर लैम्ब और डेरी जो थे वो दोनों फिजिकल इम्पेयरमेंट के शिकार थे, या दोनों को किसी ना किसी फॉर्म की डिफॉर्मिटी थी, किसी के फेस पे, किसी के पैर पे. हाउएवर अनलाइक डेरी जो बहुत रिटर्ड हो गया था अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, मिस्टर लैम्ब का एक अलग पर्सपेक्टिव था. ही वॉज फुल ऑफ लाइफ और उनको रियलाइज हुआ कि भैया मैं तो ऑलरेडी मिड 50s में हूँ, मेरी बातों से शायद इस बच्चे की जिंदगी का भला हो जाए, तो क्यों ना वो किया जाए. His physical suffering had failed to dampen his spirit. उनकी जो फिजिकल सफरिंग्स थी वो उनके इच्छा को मिटा नहीं पाई. Thus Mr. Lamb helped Derry. तो इसीलिए मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद करी. Because he wanted him to change his perspective towards life and enjoy every moment of it. वो चाहते थे कि डेरी अपनी जिंदगी में बदलाव लाए और बदलाव लाकर अपने सारे मोमेंट्स को एंजॉय करे. In what sense is the friendship between Mr. Lamb and Derry fruitful? Mr. Lamb और डेरी के बीच की फ्रेंडशिप बच्चे सक्सेसफुल क्यों है? तो जो फ्रेंडशिप बच्चे हमने देखी मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में, वो सक्सेसफुल होगी. मिस्टर लैम्ब जो थे उनमें एक अनएंडिंग एंथुजियाज्म था, एक अनसीजिंग ज़ील थी जिंदगी को जीने की, डिस्पाइट ऑल ऑड्स. भले ही जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, कोई नहीं, जिसकी वजह से वो डेरी का आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ चेंज कर पाए. डेरी जो एक अभी तक एक बड़ी अनहैप्पी एग्जिस्टेंस में जी रहा था, बड़ी नाखुश जिंदगी जी रहा था, अब वो अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंग ऐड कर पाया जब वो मिस्टर लैम्ब से मिल लिया. तो इसीलिए मिस्टर लैम्ब जो थे वो उसकी लाइफ के गेम चेंजर थे. ही वॉज द वन जो इनकी लाइफ को चेंज कर पाते हैं. If you were to give a different ending to the story on the face of it, how would you end it? तो बच्चे अगर मुझे मौका मिलता on the face of it को एंड करने का, तो मैं पक्का मिस्टर लैम्ब को जिंदा रख देती. The ending of the story on the face of it is very sad and Mr. Lamb is probably dead. In my opinion, such a beautiful story should not have such a tragic ending. तो in the end, डेरी जो है वो ऐसा होता कि मिस्टर लैम्ब को वो बचा लेता मरने से. एंड इस तरीके से जैसे डेरी को मिस्टर लैम्ब ने एक पर्सपेक्टिव दिया, डेरी मिस्टर लैम्ब को एक लाइफ देता, न्यू लाइफ. This would have given a message of hope. Mr. Lamb would have also, to get to know that Derry came.
और उन्हें पता लगता था कि डेरी जो है वो वापस आया है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसके बाद डेरी और मिस्टर लैम साथ में मिलके एक ब्रेकेबल सा बॉन्ड बनाकर साथ में काम करते हैं। What is the bond that unites the two? Mr. Lamb and old Derry. Mr. Lamb and the old and Derry, the small boy. How does the old man inspire the little boy? तो बच्चे वो फिजिकल डिसेबिलिटी है अलग अलग फॉर्म्स में। द एम्पैथेटिक फीलिंग जो मिस्टर लैम के मन में थी डेरी को लेकर, जो एक बॉन्ड बनाता है उनके बीच में, जो उस ओल्ड मैन और डेरी को कनेक्ट करता है। ऑल्दो दोनों सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं। ओल्ड मैन हैज अ अपर हैंड इन लाइफ, उनके पास एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उनमें एक जीने की इच्छा है जो वो पास ऑन करना चाहते थे, पास्ड ऑन टू डेरी। जो चीज उन्होंने डेरी को आगे भी समझाई कि भैया तू जिंदगी में हार मत मान, तू जिंदगी में आगे। ओके, लास्ट सवाल बच्चे। The lesson on the face of it is an apt depiction of the loneliness and sense of alienation experienced by people on the account of disability. On the face of it एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको सिखाता है कि कोई भी इंसान जब किसी डिसेबिलिटी को फील करता है तो कैसे वो अपने आप को दुनिया से परे मानने लगता है, कैसे वो अपने आप को दुनिया से डिफरेंट मानने लगता है और कम मानने लगता है। तो मिस्टर लैम्ब एंड डेरी जो है बेटा वो दोनों फिजिकल इम्पेयरमेंट के शिकार हैं। मिस्टर लैम्ब की टकली नांग कह रही हूँ, नकली टांग है जो टिन की बनी हुई है, और डेरी जो है उसका एक स्कार्ड फेस है। अनडाउटेडली बच्चे ये स्कार्ड है, ठीक है, इसमें डबल आर लगा लेना। दे बोथ सफर्ड ह्यूमिलिएशंस इन लाइफ अकाउंट ऑफ देयर हैंडीकैप्स, और दोनों ने सेम चीजें फेस करी हैं कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, लेमी लैम बोला गया है और उसके चेहरे से डरा गया है। डेरी suffered not only from his handicap but also from the low self esteem. डेरी के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा है, उसको भी प्रॉपर गाइडेंस उसके घर वालों ने भी नहीं दी है, कहीं ना कहीं जो उसके घर वालों की गलती है, जिसकी वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, डिसोलेशन है कि भैया मैं अलग ही रह लूंगा, मेरे को दोस्त बनाएगा ही कोई नहीं, तो मैं खुद ही नहीं बनता, वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है उसका। He felt that nobody wanted him or loved him and he feared looking at his ugly face. तो यहाँ पर वो कहता है कि इससे पहले कि कोई मुझे टोके मैं खुद ही नहीं जाऊंगा उनके पास। Looking at Derry's example, we feel that people with physical impairment need genuine concern. तो उनके साथ आपके मन में जो concern होना चाहिए वो genuine होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। They can perform better than average individuals who do not suffer from any disability. Generally जो इंसान डिसेबल्ड होता है ना, उसकी जो डिसेबिलिटी है वो उसकी बाकी सेंसेस को अवेकन कर देती है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं देन एनी नॉर्मल पर्सन प्रोवाइडेड दे गेट द राइट अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव देमसेल्व्स। और ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने हेलन केलर की कहानी सुनी हो, मतलब भैया मुझे 4 लैंग्वेजेस नहीं आती, लेकिन हेलन केलर ने अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग चीज़ें जो है वो पब्लिश करी हुई हैं, उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हें स्कारलेट फीवर था, ना तो वो बोल पाती थी, शी वॉज ब्लाइंड एंड शी वॉज डेफ एंड शी वॉज म्यूट, सब कुछ था, सारी दिक्कतें थी, उसके बाद भी वी नो हेलन केलर हाउ ग्रेट दैट लेडी बिकेम। तो ऐसा होता है कि कभी कभी डिसेबिलिटी जो होती है ना वो आपके सेंसेस को इतना हाइटन कर देती है दैट यू एक्चुअली बिकम बेटर फ्रॉम द नॉर्मल पीपल इफ यू आर गिवन द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी इन दैट प्लेस। ठीक है बच्चे, आई विल बी लीविंग सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, लीविंग सम क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चे आप लोगों की रेफरेंस के लिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग और क्वेश्चंस को कर सकें, सिंस ये लेसन जो है ऑलरेडी 1 hour 30 minutes का बन गया है, तो आप लोग कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में फिर भी कोई डाउट आता है, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस पूछिए भैया, अपने डाउट्स जो है मुझसे पूछिए डाउट सेक्शन में, कॉमेंट बॉक्स में, ताकि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका, आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।